नमस्कार ऑल ऑफ यू। नंदन आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं 21 नवंबर 2025 के करंट अफेयर, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का हम डिटेल करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय जाए किए करते हैं शुरुआत। पहले हाइलाइट्स, ये कौन कौन सी वे खबरें हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, उनका डिस्कशन करेंगे। देन उसके बाद फिर उनका एक एक करके एनालिसिस जानेंगे। पहले जो हमारे सामने हाईलाइट में वह है इंदिरा गांधी जी की हाल ही में 108वीं जो जयंती है उसको मनाया गया है। 19 नवंबर को यह उनका जो जन्म दिवस है, उसी दिन इनकी जयंती मनाई जाती है। तो उनके बारे में आज हम इसको डिटेल जानेंगे। 108वीं जयंती के ऊपर पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनकी श्रद्धांजलि उनके जो समाधि स्थल है वहाँ जाकर के उन्होंने अर्पित किए। अगली खबर है, केंद्र सरकार ने युवा एआई फॉर ऑल, यानी कि एआई जो है उसका यूज़ सभी युवाओं के लिए करने की चाहे बहुत अच्छे से कर सके। और हमारे भारतीय युवा इन्हें, क्योंकि हमें वैश्विक लेवल पर, क्योंकि हमारे पास भारत के पास युवा आबादी ज़्यादा है और रोजगार की जो है आवश्यकता है, तो हमें स्किल्ड करना है, तो उनका यूज़ करना भी सिखाना पड़ेगा। तो उनके लिए हमने एक प्रोग्राम का शुभारंभ किया है, उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये साइंस एंड टेक का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और आप सभी देख रहे हैं डेली के क्लास में साइंस एंड टेक से एआई से जुड़ी हुई खबरें दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ खबर आ रही हैं सामने। तो ऐसे में इस बार यूपीएससी और स्टेट पीएससी एंड अदर जितने भी वनडे एग्ज़ाम या स्टेट की कोई भी एग्ज़ाम हो रही है, वहाँ पर यहाँ से प्रश्न यानी कि साइंस एंड टेक में से एआई से जोड़ करके 110% आने की संभावना है। तो ये टॉपिक भी आप पूरा विस्तृत रूप से करते हुए चलिए। अगला है आपका, केंद्र सरकार ने रोगाणुरोधी जो प्रतिरोध 2.0 का राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ कर दिया है। यह राष्ट्रीय स्तर पर है और ऐसे में यह और महत्वपूर्ण हो जाती है राष्ट्रीय स्तर का होने के कारण। अगली जो आपके सामने खबर है वह है भारत और जो अमेरिका के बीच एलपीजी समझौता किया गया। अभी उस गैस के बारे में, एलपीजी गैस को लेकर के समझौता हुआ भारत और अमेरिका। देखिए अभी भारत और अमेरिका के बीच में काफ़ी गतिरोध हमें देखने को मिल रहा है, ये हम सभी ने सुना ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन राजनीतिक रूप से जितने भी राजनेता हैं वो आपस में इस बात को लेकर गतिरोध दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में जो व्यापार को लेकर के हैं वहाँ अभी भी हम वैसे ही रिलेशन में आगे बढ़ रहे हैं। 2026 से होगा 10% का आयात, यानी कि जो एलपीजी का आयात करने वाले हम आयात करेंगे वहाँ से, निर्यात नहीं करेंगे, उसको बेचेंगे नहीं, वहाँ से लाएंगे। तो उसके लिए है एक और खबर जो बीच में छूट गई हमारी, वेणु श्रीनिवासन ने सीआईआई गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 को जीता है। और अगर ये पुरस्कार की बात आ गई है और पुरस्कार को आप देख रहे हैं, लगातार 2022 से ही यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है पूछने में, और वह है पुरस्कार वाली जो लिस्ट है उसमें से लाना प्रारंभ किया है। कारण एक और है, क्योंकि 2014 से ही केंद्र सरकार का मकसद रहा है अधिकतर जो हमारी युवा है उनमें से कुछ युवाओं का हम क्या करें, कुछ तो तैयारी कर रहे होंगे सरकारी की, वो तो आएंगे ही सही, वो तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम इन युवा आबादी को खेल की तरफ भी डाइवर्ट करें, वहाँ पुरस्कार दें, उसकी तरफ इनका जो मूव ऑन करें। उसके लिए भारत सरकार भी अपनी तरफ से अलग अलग प्रोग्राम चला करके पुरस्कृत कर रही है, और सोशल मीडिया या अन्य जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उन सभी पर प्रचार प्रसार कर रही है। तो ये तब से यूपीएससी ने धीरे धीरे कन्वर्ट करते पहुँचते पहुँचते 2022 तक, जब हमारे यहाँ पर हमारे भारत के प्रतिनिधि के रूप में हमारे युवा वैश्विक लेवल पर जाकर के खेल खेलें, वहाँ से पुरस्कार लाने लगे, तो तब से यूपीएससी ने अपने सिलेबस में करंट अफेयर वाले में स्पोर्ट्स में भी, यानी खेल के क्षेत्र में भी भर भर के क्वेश्चन पूछना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद में अगला है आपका, हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए यूके को देश का साझेदार नामित किया गया है। यहाँ पर यूके का मतलब हमारा उत्तराखंड नहीं है, बल्कि यूनाइटेड किंगडम है, जो कि यूरोपीय देश है, उसकी बात हो रही है। अगली खबर है, गवर्नर्स अवार्ड, यानी कि जो राज्यपाल होते हैं उनको भी अवार्ड मिलता है, उसके बारे में हो रही है। जो 2025 का मिला उसमें टॉम क्रूज मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया इनको।
अगला है जो यूनिवर्सिटी के लिए जो रैंकिंग जारी की जाती है प्रतिवर्ष, उसमें 2026 की रैंकिंग के लिए तैयारी हुई है। उसमें QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली का क्या स्थान है, कहाँ पर रही पोजीशन, इसका आज जानेंगे हम डिटेल एक एक। तो ये सारी खबरें हैं हमारी आज की इस वीडियो में, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, देखिए पूरा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर ले और अपने जो प्यारे प्यारे जो साथीगण हैं ना, उन सभी को लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वे भी यहाँ जुड़े और चैनल के साथ जुड़ करके उनकी तैयारी भी अच्छे से हो सके। पहली खबर है इंदिरा गांधी जी के ऊपर। अभी तक ये भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री और प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी रही हैं। इनको प्रधानमंत्री पद के लिए जो नियुक्त किया गया था, उनसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी की असमयकालीन डेथ होना, क्योंकि वे उनको ऐसा कहा जाता है कि उनकी हार्ट अटैक के कारण डेथ हुई थी। कुछ ऐसे भी कहते हैं कि उनको जहरीला पदार्थ खिला करके उनको मारा गया था, जो भी है कारण। लेकिन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद में लाल बहादुर शास्त्री बन रहे हैं, और जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ होती है असमयकालीन, तो फिर ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं दिखाई पड़ रहा था कि उसको हम तुरंत ही ये बना सकें। तो ऐसे में क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री थी, तो इनका ओहदा था राजनीति में और ये स्वतंत्रता आंदोलन में भी भागीदार रही है, तो ऐसे में इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इनके द्वारा क्या क्या कार्य किया गया, उन सभी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे एक एक लाइन वाइज आज की इस वीडियो में। सबसे पहले राजनीति में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा योगदान है। राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक नीतियों और विदेश नीति में निभाई गई भूमिकाएं आज भी हमें गर्व महसूस करवाती हैं। चाहे वह जो 1975 में युद्ध का पृष्ठभूमि बन रही है, 1971 की भी रही हो, तब से ही 71 से 75 वाली जो घटना घट रही है, तब से ही उन्होंने अमेरिका के साथ भी बनाने का प्रयास किया रिश्ता अच्छा, और रूस के साथ भी। लेकिन इतना पता चल गया था कि अमेरिका पाकिस्तान के नज़दीक ज़्यादा है, वो भारत के क्लोज नहीं आएगा, भारत का साथ छोड़ सकता है, जैसे अभी भी छोड़ दिया उसने, वैसे ही है। तो रूस उस जगह हमें खरा उतरा कि यह हमारा अच्छा मित्र बन पाएगा, और वाकई में रूस आज भी हमारा सबसे प्रमुख मित्र है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, रूस हमेशा साथ खड़ा रहता है। भारत भी रूस को जब जब भारत की आवश्यकता पड़ी वहाँ खड़े रहते हैं। उसके पीछे कारण है रूस के साथ अच्छे रिलेशन करने में, वो है हमारे भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री अभी तक, वह इंदिरा गांधी जी, उन्हीं की योगदान की वजह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक्स पर संदेश पोस्ट करते हुए एक्स पर पोस्ट किया उन्होंने। एक्स कौन है भैया? ये जो आपका ट्विटर है ना, उसी का नया नाम है। एलोन मस्क के द्वारा इसका नाम परिवर्तित करके एक्स कर दिया गया है। पोस्ट कर इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्जित की। यह राजनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं को सम्मानित करने की एक परंपरा रेखांकित करती हैं। और वाकई में भले पार्टी कोई भी हो, अगर उन्होंने हमारे देश के विकास में कुछ भी अगर योगदान किया ना, तो उनको सम्मानित करने का हम सभी का भी नैतिक कर्तव्य बनता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा, यूपीएससी के दृष्टिकोण से अगर देखें तो इनका जो जन्म हो रहा है 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद, जिसे आज हम प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज कहते हैं आज के समय में, वहां पर इनका जन्म हुआ। इनके पिताश्री का नाम क्या है? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इनके पिताश्री थे। इनकी माताजी का नाम कमला नेहरू थी, जो स्वतंत्रता आंदोलन की कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर चुकी थी। इनकी शिक्षा दिल्ली का जो मॉडर्न स्कूल, फिर इसके बाद में इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के स्कूल में, वहीं पर, और उसके बाद ये विदेश भी जाती हैं, स्विट्जरलैंड, वहाँ पर जाके पढ़ती हैं। फिर रिटर्न इंडिया में जो शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में है, जहाँ पर टैगोर ने उन्हें प्रियदर्शिनी के नाम से जाना गया, मतलब ये वहाँ पर पढ़ाई करने जब गई शांति निकेतन में, वहाँ पर गई तो वहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इनका नाम दिया गया प्रियदर्शनी, और इसीलिए इंदिरा गांधी जी का एक नाम और बना हुआ है, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी। ये इनका पूरा नाम भी कहा जाता है, क्योंकि टैगोर जी के द्वारा इनको उपाधि दी गई थी। आगे है आपका टॉपिक, वह है आगे ऑक्सफोर्ड जो विश्वविद्यालय है उसमें जाकर इन्होंने अध्ययन किया।
वहाँ से डिग्री प्राप्त की और डिग्री पूर्ण होने से पहले ही ये भारत लौट के आती है, क्योंकि भारत में बड़े स्तर पर स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे। क्योंकि जन्म है 1917, यानी कि अगर विदेश पढ़ने गई होगी तो उस समय का शासन क्या समय होगा, 40 के इर्द गिर्द। और 1940-42 के आसपास आंदोलन जो भारत में आज़ादी को लेकर वो उग्र हो चुके थे, चरम स्थिति पर थे। और चरम स्थिति पर होने के कारण ये रिटर्न भारत आते हैं और ये भी अपने किस में शामिल होती हैं, इस आंदोलन में शामिल होती हैं। 1942 में इनका विवाह होता है और वह जो फिरोज गांधी जी हैं उनके साथ इनका विवाह हो जाता है। इनके बच्चे का नाम राजीव गांधी और संजय गांधी, दो इनके पुत्र थे। आप सभी जानते हैं राजीव गांधी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे भी रहे हैं, जो आप अभी देखते हैं विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी जी उनके पुत्र हैं, किनके, राजीव जी। अब अगर आगे बात करें हम राजीव गांधी जी की, तो राजीव गांधी जी जो हैं इन्होंने भारत में कंप्यूटर, जिससे आप ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, इसको भारत में लाने के लिए सबसे बड़ा कार्य किया था, तो वो है राजीव गांधी जी। आइए वापस बात करते हैं हम इंदिरा गांधी जी के शासनकाल पर। राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से राजनीति में एक्टिव हुई, तो 1950 के दशक में पिता नेहरू के साथ इन्होंने राजनीतिक कार्यों में शामिल होना प्रारंभ कर दिया। जरा सोचिए, एक ऐसे पृष्ठभूमि के व्यक्तित्व हैं जिनके पिताश्री भारतीय राजनीति में स्वतंत्रता के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चेहरा बन चुका है, तो ऐसे में अगर वो उनके साथ जाएंगे तो क्या उनका चेहरा नहीं बनेगा, अपने आप बनेगा। तो वही था, इसीलिए इंदिरा गांधी जी एक लंबे समय तक शासनकाल में भी रह पाई। 1955 में कांग्रेस कार्य समिति की उनको सदस्य बनाया गया। फिर 1959 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष चुनी गई और 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, उनकी मृत्यु के बाद जैसे उनको पता चला कि उनकी डेथ हुई, तो उसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में उनके ऑलरेडी जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनके प्रधानमंत्री होते हुए उनके मंत्रिमंडल में थी और इनके पास था सूचना एवं प्रसारण मंत्री, ये पद उनको दिया गया था, ये मंत्रालय इनके पास था। लेकिन जैसे इनकी डेथ होती है तो फिर उसके बाद उनके निधन के बाद इनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और जब इनको प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है 1966 के समय, उस समय ये कर्तव्य हुआ भारत में कि पहली कोई महिला प्रधानमंत्री बन रही है तो वह है इंदिरा गांधी। जरा सोचिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बन रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन रही है, उनकी ही पुत्री इंदिरा गांधी। पहले पिताजी बनते हैं, फिर माताजी बन रही है। हालांकि नहीं, उसके बाद अभी तक कोई और महिला भारत में प्रधानमंत्री के पद तक नहीं पहुंच पाई है। यह बड़ी ही विडंबना है भारत की कि भारत आज़ादी के 80 वर्ष पूरे कर ले गया, लेकिन नेतृत्व के उच्च पदों पर अभी भी पुरुष प्रधान समाज, जिसको हम कहते हैं कि हम समानता की बात करते हैं, हम संविधान में फंडामेंटल राइट की बात की गई है, फिर भी वहाँ पर महिलाओं को वह बराबरी का ओहदा नहीं मिल पाया है। ये जरूर है कि हमने बाद में बहुत सारी उन्नति की, बहुत सारा आधुनिकीकरण किया, संशोधन किया, सब कुछ किया, लेकिन वो जमीनी स्तर पर केवल निचले स्तर पर रखा। उच्च स्तर पर जो कि सर्वोच्च पद होता है प्रधानमंत्री, भारत में राष्ट्रपति चाहे बड़ा पद है, लेकिन वह नाम मात्र का पद है, वास्तविक तो प्रधानमंत्री है। ऐसे में उस पद पर आना बहुत बड़ी बात होती है। आप जरा सोचिए, इनके शासनकाल में क्या क्या सारी नई उपलब्धियां हुई। हमारे देश के संविधान, जो कि 42वां संविधान संशोधन उसके अंदर होता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, वो भी इनके शासनकाल में हो रहा है। बहुत सारे ऐसे परिवर्तन किए जो हमारे देश के लिए उस समय जरूरत थी, उसी समय डिसीजन लिया। उस समय हमें एक ऐसे मित्र राष्ट्र की आवश्यकता थी कि वो हमारे साथ कंधा से कंधा मिला सके, ताकि अमेरिका हमसे युद्ध की स्थिति में ना आए, अमेरिका हमारे ऊपर अटैक ना करे। ये उनके शासनकाल में सफल हो पाए हैं। इतना अच्छा नेतृत्व करना हर किसी के बस में नहीं है। इनके शासनकाल में आगे मैं बताऊंगा आपको किस किस तरीके से इन्होंने क्या किया है। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के बाद इनको प्रधानमंत्री बनाया। इनका जो कार्यकाल रहा है अलग अलग दो रहे हैं। एक तो 1966 में, क्योंकि शास्त्री जी के डेथ के बाद ही इनको बना दिया गया था, तो ये रहा 1977 तक, यानी कि चुनाव और जीत चुकी है। फिर बीच में चुनाव हारती हैं, लेकिन 1980 में फिर से चुनाव जीतती हैं, फिर से लौट करके आती हैं और 1984 तक ये रहती है। और 84 में इनकी
इनके ही भवन में इनके ही सुरक्षा गार्ड के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। नेहरू के बाद सबसे लंबे समय तक कुल 16 वर्ष प्रधानमंत्री रहने के नेता का जो कार्यकाल है वह इन्हीं के पास है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास बनने जा रहा है। कैसे? क्योंकि मोदी जी के 2014 से आए, 14 से 19, 19 से 24 वाला 2 शासनकाल जीत लिए, तीसरा चल रहा है। अगर ये तीसरे के बाद जीत पाते तो इनका रिकॉर्ड ये तोड़ पाएंगे। जवाहरलाल नेहरू जी का तोड़ा है किसी ने, तो मोदी जी ने तोड़ा है, उनके बराबर आए। 3 बार प्रधानमंत्री चुनाव जीते हैं, वो भी जीते थे और ये भी जीते हैं। शुरुआत में तो उन्हें कमजोर पीएम माना गया। अच्छा हाँ, उनको पता है प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया था, कारण क्या था? लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रधानमंत्री के पद से उनकी डेथ होने के बाद इनको क्यों बनाया जा रहा? इनको एक राजनीति में जो समय के नेता थे वह सब इनको क्या कहते थे? गुड़िया। किस नाम से जानते थे? गुड़िया के नाम से। और जो गुड़िया थी तो वो क्या समझते हैं? गुड़िया है, छोटी बच्ची है अभी तो, इसको अगर प्रधानमंत्री बनाएंगे तो हम सब जैसा कहेंगे ना वैसा ये करेगी, ये अपने मन से कुछ निर्णय नहीं लेगी। लेकिन देखिए, जैसे ही प्रधानमंत्री का पद मिलता है ना, कुछ समय थोड़ा सा संभलने में टाइम लगा, मुश्किल से 1 आध महीना। उसके बाद सबके छुट्टियां करना प्रारंभ कर दी। गुड़िया नहीं, ये इंदिरा गांधी। और ये गुड़िया किसको कह रहे हैं आप? कुर्सी कौन सी है? प्रधानमंत्री की है ना। लहजे से बात करिए, अपने आप तेवर चेंज हो गए थे गुड़िया के वहां पर। तो ये होते हैं निर्णय में कि कब क्या हो सकते हैं। जैसा उन्होंने सोचा था गुड़िया के गुड़िया है तो कमजोर रहेगी, तो हम लोग जैसा चाहेंगे वैसा निर्णय ले पाएगी और हम सब भी अपने हिसाब से अपनी राजनीति के सिक्के जो है वो छाल पाएंगे, लेकिन ये हो नहीं पाया। चलिए थोड़ा और डिटेल देखते हैं भाई इनका, क्योंकि डिटेल में अगर पढ़ रहे हैं तो विस्तृत जानकारी जानना पड़ेगी ना, वो तो जरूरी है कि नहीं है। तो आगे है प्रधानमंत्री के रूप में प्रमुख योगदान, हरित क्रांति इनकी सबसे बड़ी बात। भारत उस समय हमारे खाने के लिए अनाज, जिसको हम गेहूं कहते हैं, वो उपलब्ध नहीं था। हम अमेरिका से आयात करने वाले देश। हालांकि ने लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस मुहिम को प्रारंभ कर दिया था, ऐसा नहीं है। हरित क्रांति को प्रारंभ उनके शासनकाल में हो गया है ना। जब उनके शासनकाल में हुआ तो संसद भवन के गमलों में गेहूं को बो करके वहीं से शुरुआत की थी। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने उपवास भी रखे थे कि हम हमारे देश के नागरिकों के लिए हम उपवास रखेंगे, जब तक ये गेहूं अच्छे से उपजाऊ नहीं हो तब तक हम भी खाना नहीं खाएंगे। ऐसे करके उन्होंने शपथ ली थी। तो क्रांति उनके समय हो चुकी थी, उस समय इसको प्रारंभ कर दिया था, लेकिन इसको चरम अवस्था पर, शिखर पर पहुंचाने का कार्य किया इंदिरा गांधी जी ने, क्योंकि जस्ट उसके बाद में प्रधानमंत्री यही बन रही है। और इन्होंने जो निर्णय लिया ना वो इतने ठोस वाले थे कि लाल बहादुर शास्त्री अगर होते तो वह भी यही निर्णय ले रहे होते, ऐसा आभास करवा दिया इन्होंने। वाकई में उच्च उपज वाली किस्मों, सिंचाई सुविधाओं और उर्वरकों का बड़ा उपयोग किया गया। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और जिससे भारत आज भोजन की सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत हुआ। न केवल मजबूत हुआ बल्कि भारत गेहूं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ। और हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें अगर कुछ स्थिति खराब हुई, वहाँ किसी कारणवश उनके वहाँ पर भूखमरी जैसी स्थिति हुई, तो भारत सबसे बड़ा वो देश बन उभर के आता है जो फ्री में व्यापार नहीं देखता, वहाँ पर भी बात करता है मानव कल्याण की। और गेहूं के ट्रक भर के पहुँचाता है खाने के लिए, लीजिए गेहूं खाइए और आराम से अपना जीवन व्यापित आगे बढ़ाइए, आजीविका बढ़ाइए। इसे कहते हैं। कहाँ कहाँ किए भारत ने ऐसा? तो हमारा सबसे क्लोजली जो बन पाया, तालिबान जहाँ शासन कर रही है अफगानिस्तान में। आप जरा सोचिए, वो तालिबान जो कभी एक बार पाकिस्तान के कहने पर भारत के विरोध में चाहे जो कहता था, आज वही अब तालिबान यानी कि वही तालिबान का शासन करने वाले अफगानिस्तान के नागरिक के साथ मिलकर के भारत के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनको पता है कि अफगानिस्तान के नागरिक के लिए भारत ने बहुत कुछ किया है। भारत अफगानिस्तान को देश भी मान रहा है, साथ में वहां के नागरिक को अपने देश के नागरिक यानी कि भारतीय नागरिकों के बराबर सब कुछ योजनाएं दे रहा है। ऐसा में कैसे छोड़ सकते हैं? 1971 का भारत पाक युद्ध, जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति का निर्माण हो रहा था, उससे पहले ही पृष्ठभूमि ऐसी बनाई गई इंदिरा गांधी जी के द्वारा कि उन्होंने रूस के साथ अच्छे दोस्ताना रिश्ते बनाए। याद रखना, जब रूस के साथ रिलेशन अच्छे हुए थे ना, उस समय
इंदिरा गांधी जी रूस के बाद में अमेरिका भी गई थी, और अमेरिका के उस समय के जो विदेश मंत्री थे उन्होंने कुछ ऐसे टुक कहे थे कि वे आज भी हमें शर्मसार करते हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री को अगर किसी और दूसरे देश का अगर कुछ कहता है, वो प्रधानमंत्री के साथ साथ एक महिला भी है। इस बात की गरिमा को हमें नहीं भूलना चाहिए था, और हमारे देश का गर्व था वहां पर। हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर आज बाहर जाते हैं, उनके साथ कुछ भी बात होती है, वो हमारे देश को चोट पहुंचाने वाली होती है। ऐसे में उनको जो अपशब्द कहे थे, उनको वह चुप कैसे सुन के आई थी, मिलेंगे आपसे, बस इतना कह के आई थी, फिर से मिलेंगे आपसे कुछ अलग अंदाज में। और वाकई में जब अलग अंदाज में मुलाकात होती है कुछ समय बाद, लगभग 6 महीने के इर्द गिर्द निकलने के बाद, तो उस समय रूस साथ में खड़ा था, और उधर से उसने जब उसका सबसे अच्छे बेड़ा भेजा था भारत पर अटैक करने के लिए, तो इधर से रूस ने अपने सातवां बेड़ा जो है यार तैनात करके बैठा था। रूस भी अपनी सेनाएं भारत के पास ला करके हिंद महासागर में खड़ा कर दिया था कि आइए जिसको भी आना है, भारत को अगर छेड़ोगे तो पहले हमसे लड़ना होगा, क्योंकि भारत के साथ भारत और रूस के बीच में ऐसा रिश्ता हो चुका था, ऐसे साइन हो चुके थे कि अगर हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो रूस भारत का साथ देगा। और जैसे ही पता चला, एक लेटर लिखा कि हमें आवश्यकता है और हमें आशंका है कि अमेरिका हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, तो तुरंत रूस ने भी एक्शन लिया और यहाँ पर पहुंचा दिया, इसे कहते हैं। हालांकि ने इसका क्या परिणाम हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना अंग्रेजों से 1947 में, तब हमारे देश में स्थिति ये थी कि जो पश्चिम बंगाल वाला इलाका है, उसके दूसरी तरफ जो आज का बांग्लादेश है, वो पूर्वी बंगाल हुआ करता था, जो कि 1905 में बना था, ठीक है। और जब 1947 में पूर्वी बंगाल और पाकिस्तान जो आज का है उसे पाकिस्तान था उस समय भी, आज भी है, लेकिन उसको पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे। और जो आज का बांग्लादेश है, इसे 1947 में कहा गया पूर्वी पाकिस्तान। एक तरफ हमारे देश के एक तरफ बैठा हुआ है पूर्वी पाकिस्तान, दूसरी तरफ पश्चिमी पाकिस्तान। और पाकिस्तान से हमारा रिलेशन जो है, जो रिश्ता है, संबंध है, वे मधुर नहीं रहे बल्कि कठोर रहे। ऐसे में दोनों साइड उसी देश की सीमा का होना हमारे लिए अच्छा नहीं था। पाकिस्तान को कई बार समझाया लेकिन नहीं समझ पाया, तो इंदिरा गांधी जी से सहन नहीं हुई कि अब नहीं हो रहा है, सिर से पानी बाहर निकल रहा है, अब तो निर्णायक भूमिका निभाएंगे। और अफगानिस्तान में भी जो पूर्वी पाकिस्तान है, वहां पर भी विरोध चल रहा था, और वहां से चुने गए जो नेता थे वो प्रधानमंत्री के पद पर थे, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के जो नेता थे उन्होंने उनको जेल में डाल दिया। ऐसे में भारत के साथ में बांग्लादेश के उदय के लिए जो वहाँ की सेना तैयार हुई, वहाँ के जो आम नागरिक हैं वो उन्होंने विरोध किया, और उन्हीं के साथ भारतीय सेना ने उनका साथ दे दिया। बस तैयारी क्या थी, कुछ ही दिनों के अंदर पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर किया, और ये विश्व का सबसे बड़ा सरेंडर है। किसी देश के आगे किसी देश की सेना ने सरेंडर किया है, वो भी सबसे कम समय में, तो वह था पाकिस्तान। अपने आप को सरेंडर कर दिया था इसने कुछ ही दिन के अंदर। जब तो समय हमारे देश बहुत कुछ चीज़ों से, आर्थिक स्थितियों से जूझ रहा था, फिर भी हमने इतनी अच्छी धुलाई की, और आखिर में बांग्लादेश नामक देश का उदय हुआ। और सुबह सुबह का प्रचार होता है, ना शाम मतलब रात्रि में उनका जैसे आत्मसमर्पण करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि भारत बधाई हो, भारत को पोता प्राप्त हुआ। पोता कैसे? क्योंकि भारत का पुत्र कौन बना? पाकिस्तान। हम कहते हैं कि हमारा बेटा है, और बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, कहते हैं ना कहावत, क्रिकेट के मैच में सुनी होगी आपने, वही बात। तो जब पाकिस्तान से अलग किया गया बांग्लादेश को, तो वो किसका पुत्र हुआ? पाकिस्तान वाले कहते तुम हमारे बेटे हो। किसको? बांग्लादेश को। तो रिश्ते में तो बाप कौन हुआ? भारत। यानी कि वो क्या हो गए? बांग्लादेश के दादाजी हो गए भारत। समझ रहे ना? तो जब अत्याचार होता है ना, तो दादाजी ही लाइन पर लाते हैं बेटे को। वैसे कुछ हुआ, 2-4 थप्पड़ मारी, भगा दिए, है ना। चलिए, भारत ने पाकिस्तान पर निर्णायक जीत हासिल की। बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। यह रणनीतिक और भू राजनीतिक दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। ये इन्हीं के शासनकाल में हो पाया। इतना अच्छा निर्णायक युद्ध अभी 2025 में जो हुआ ना,
वो भी नहीं है। 2025 में थोड़ी घटना घटी थी जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा गया, वह भी इतने अच्छे से नहीं हो पाया जितने अच्छे से होना चाहिए था, क्योंकि अब हम उतने काबिल हैं, अब हम उस स्थिति में हैं कि हमारा जो कश्मीर है जिस पे कब्जा कर रखा है उसको आज़ाद कराना चाहिए, उस पर कब्जा करना चाहिए। क्योंकि अफगानिस्तान भी चाहता है, उसने भी कह दिया है कि हमारी सीमा भारत के साथ में 106 किलोमीटर की लगती है। जब वहां का ऑफिशियल स्टेटमेंट आने लग गया तो हमें भी अब, क्योंकि हमारा पहले से स्टेटमेंट है ऑफिशियली कि हम अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, तो वह जो 106 किलोमीटर वाला क्षेत्र पीओके के अंदर आता है, पाक अधिकृत कश्मीर में, उसको ले लेना चाहिए। अब है हमारे पास वो स्थिति हम कर सकते हैं। दूसरे एक और काम कर सकते हैं, जिस तरीके से 1971 में बांग्लादेश हुआ, बधाई वो इस बार कहते थे बलूचिस्तान प्राप्त हुआ, एक और पोता मिल गया, क्योंकि पाकिस्तान फिर से गर्भवती हो चुकी है, गर्भ धारण कर चुके हैं, बस इंतजार था एक पोते की ओर। तो हमें ये कदम बढ़ाना चाहिए था। खैर आगे आएगा फिर समय, तब हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, क्योंकि अगर पेट में बच्चा है तो वो बाहर तो आएगा ही। गरीबी हटाओ कार्यक्रम, बहुत बड़ा संदेश था ये गरीबी हटाओ कार्यक्रम। इनका नारा था भारत में जो गरीबी है ना उसको समाप्त करना। सामाजिक आर्थिक योजनाओं की शुरुआत करी, बहुत सारी पेंशन योजनाएं जो कि आज मोदी गवर्नमेंट भी अलग अलग नाम से दे रही है, उनकी शुरुआत इनके शासनकाल में ही होती है। लक्ष्य था गरीबी और वंचित वर्ग के जो लोग हैं उनको सशक्त करना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे और देखते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमिकली। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि 14 छोटी छोटी अलग बैंकें थी, उनका एकीकरण किया गया, उनको एक साथ लाया और उनको राष्ट्रीयकरण कर रहे, मतलब अलग अलग शाखाएं जो चल रही थी, जो कि अलग लोग, उनका स्वामित्व कोई और के पास था, प्राइवेट, एक तरीके से प्राइवेट संस्थाओं के पास चल रहा था, उनसे लेकर के सरकार ने अपने कंट्रोल में लिया और आरबीआई को उसका कंट्रोल दिया, जो हमारा वित्त मंत्रालय उसका कंट्रोल उनको दिया, और जो प्राइवेट थे उनको बाहर किया, उनको पैसे दे करके बाहर करके इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, सरकारी बैंकों के रूप में आया, जिसमें आपको देखने मिलेगा एसबीआई तो पहले से थी, लेकिन इसके बाद में आपकी बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ऐसी जो बैंकें हैं इनका राष्ट्रीयकरण हो रहा है। इसके बाद में अगला आता है 1980 में दूसरे चरण का राष्ट्रीयकरण, यानी कि जब उनका द्वितीय कार्यकाल आता है तो उसमें फिर से इन्होंने कुछ और बैंकें बची थी, उनका भी राष्ट्रीयकरण किया गया। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण, जो किसान है ना उनके लिए बहुत बड़ी कार्य जो उन्होंने प्रारंभ की थी वो आज भी चल रही है, इतनी दूरगामी सोच थी, क्रेडिट को ग्रामीण क्षेत्रों और गरीबों तक पहुंचाना। किसान क्रेडिट कार्ड जिसको आज कहते हैं हम, उसकी शुरुआत की नींव यहीं से रखी जा रही है। इसके बाद सबसे बड़ा और इतना बड़ा कदम कि इस निर्णय के बाद बहुत सारे राजा महाराजाओं ने इंदिरा गांधी जी का विरोध करना प्रारंभ कर दिया, और यही कारण है कि उनको उनके ही बॉडीगार्ड से मरवाया गया था, क्योंकि अब उन्होंने वो निर्णय लिए थे जिन्होंने किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर ये निर्णय उस समय नहीं लिया गया होता तो आज ये निर्णय नहीं ले पाती मोदी गवर्नमेंट, ये तय है। क्यों? क्योंकि प्रिवी पर्स समाप्त करना सबसे बड़ा चैलेंज था, जो समाप्त करेगा ना वह अपना प्रधानमंत्री पद भी छोड़ेगा, अपना जीवन से हाथ भी धोएगा, और वाकई में वही हुआ। जरा देखिए पृथ्वी पर्स में वो थे जितने भी राजा महाराजा हैं जिन्होंने भारत में विलय किया था, उनको विलय के कारण उनकी जो उनको सैलरी दी जाती थी, एक तरीके से उसे कहा गया पृथ्वी पर्स। उनको वेतन दिया जाता था मंथली भारत सरकार के संचित निधि से, जिस तरीके से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इनको वेतन मिलता है, वैसे ही बिना किसी कार्य के घर बैठे बैठे राजा महाराजाओं को और उनके आने वाले उत्तराधिकारियों को पृथ्वी पर्स के माध्यम से उनको पर मंथ सैलरी के तौर पे पैसे मिलेंगे, मुआवजा के रूप में ही सही, वो किसी भी रूप में, लेकिन पैसे दिए जाएंगे पर मंथ याद रखना। और ये भी निर्धारण किया जाएगा प्रत्येक वर्ष कि उस समय महंगाई कितनी है, उसके अकॉर्डिंग उसमें बढ़ोतरी भी की जाएगी। सारे नियम थे 1947 में बने थे। इनको समाप्त करना, ये पॉइंट ही रिमूव कर देना बहुत ही अग्रगामी सोच थी, क्योंकि ये बड़ा बोझ था भारतीय अर्थव्यवस्था पर।
भारत की इकोनॉमी पर बहुत ही ज़्यादा ये बोझ बना हुआ था। राजाओं को दी जा रही आर्थिक सुविधाओं का अंत कर दिया गया। तर्क था इनका लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप। ये बिंदु नहीं है। हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की, और दूसरी तरफ हम राजनेताओं को पैसे दे रहे हैं। फिर काहे का लोकतंत्र, फिर कैसा लोकतंत्र? अरे लोकतंत्र में जी रहे तो आजादी, लोगों का शासन है, तुम पैसे ले किस बात कर रहे हो? लोगों के पैसे हैं। तो ऐसे ऐसे तर्क दे करके इन्होंने इसको समाप्त किया। अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रमों में योगदान। 1975 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा, देखिए 1974 में जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण होता है, जरा छुप छुप के होता है, ध्यान रखना। अमेरिका को भनक नहीं लगने देने। अगर लग जाए तो अमेरिका पता नहीं हमारे भारत की जो सिस्टम में परमाणु का परीक्षण के लिए सारा तैयार करेगा, उसको नष्ट कर सकता था। ऐसे में हमने इस तरीके से इसको किया है कि हम साइकिल पे, बैलगाड़ी पर परीक्षण के लिए सारा सामान लेके जा रहे हैं। सोचिए, इस तरीके से परीक्षण किया था हमने। और परीक्षण ऐसे समय में किया राजस्थान के पोखरण के क्षेत्र में कि वहाँ पर उसको भनक तक नहीं लगने दिया, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर जगह जो वहाँ पर मरुस्थल है, तो वहाँ प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होने वाली थी, इसलिए वहाँ पर परीक्षण इसका किया गया था। ध्यान दीजिएगा, इस परीक्षण को नाम दिया गया भारत सरकार के द्वारा कि बुद्ध जी जो है ना वो मुस्कुरा रहे हैं। ध्यान रखना, हमने ये नहीं कहा कि हमने परमाणु परीक्षण किया ना, भगवान बुद्ध है ना, उनकी मुस्कुराहट है ये। तो ये परमाणु हथियार इसलिए बना रहे हैं कि भगवान बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, वे हंस रहे हैं, वे खुश हैं। बस, हम किसी को दुखी नहीं कर रहे हैं। दुखी करने के लिए हम परमाणु परीक्षण नहीं कर रहे हैं। जब अमेरिका को पता चला कि परमाणु परीक्षण भारत ने कर ही लिया है, सुबह तक पता चला कि नाइट में तो परमाणु परीक्षण हो गए, और चल रहा भैया बुद्ध मुस्कुराए, स्माइलिंग बुद्धा है, स्माइलिंग बुद्धा। अब पाकिस्तान और अमेरिका सोच में है कि ये हो क्या रहा, कौन से बुद्ध आ गए नए, किसने जन्म ले लिया जो कि मुस्कुरा रहे हैं? ये वही बुद्ध हैं जिन्होंने भारत को परमाणु शक्ति के रूप में उभारा है। बहुत ही बड़ा सोच समझ कर निर्णय था ये भी। विवाद और राजनीतिक घटनाएं, सबसे बड़ा इनके शासनकाल की अगर कोई हम सभी के लिए एक, ये जितना भी हम गर्व से बात कर रहे थे, उतने ही गर्व को कम करने वाली अगर कोई बात है तो वो है आपातकाल, इमरजेंसी, जो कि समय रहता है 1975 से लगा करके 1977, और इसी समय देखिए यहाँ पर क्या सन लिखा है, 75 से लगा करके 77, यानी कि इसी के बीच में आता है आपका 1976, 1976। इसी में होता है आपका 42वां संविधान संशोधन, 42वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसमें भारतीय संविधान में आमूलचूल परिवर्तन किए जाते हैं और उसी में मिनी संविधान के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस समय हमारे देश में आंतरिक आपातकाल लगाया गया। ये अभी तक का भारत में पहले लगा, अभी तक आज़ादी के बाद, और अब भी ये वाला आपातकाल है जो कि हमारे देश में सबसे ब्लैक माना जाता है। इसको ब्लैक जो ये जो टर्न है 1975 से लगा करके 1977 का, लगभग 2 साल है। इन साल को हम कहते हैं कि ब्लैक डे के रूप में माना जाता है इसको। नागरिकों की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई, प्रेस पर नियंत्रण लग गया। अरे मीडिया वगैरह सब खत्म, कोई अगर कुछ बोलेगा तो जेल में चले जाओगे डायरेक्ट। नागरिक ना बोल जाए हमारा आर्टिकल 21 है, हमारा आर्टिकल बोलने की स्वतंत्रता 19 है, वो बोलेगा अच्छा 19, अच्छा 21, आओ तुम्हें दिखाते हैं जेल की लाठियां, अपने आप काला पानी में जाओगे ना, पता चल जाएगा। बहुत बड़ी घटना थी। चलिए अब आते हैं इंदिरा गांधी जी की हत्या की बात। तो पंजाब में उग्रवाद, ये बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जब पंजाब में उग्रवाद हुआ तो वहां पर एक ऑपरेशन चला। यहाँ पर भी देखिए पीछे नहीं हट रहे अभी भी इंदिरा गांधी। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया और पंजाब में जो उग्रवादी थे ना उनकी ऐसी पिटाई की, ऐसे इस तरीके से धुलाई की ना कि आज भी उनकी मार खाने वाले अगर कोई जिंदे हैं तो वो आज भी इस दिन को याद करते हैं। जब जब इंदिरा गांधी जी के बारे में बात होती है उनको उनकी लाठियां याद आती हैं। इस तरीके से धुलाई करवाई थी इनको, जो कि भारतीय तिरंगे के बाहर जाना चाहते थे, हमारे भारत देश को तोड़ना चाहते थे।
यहाँ के लोगों के साथ में कुछ अलग तरीके से कार्य कर रहे थे, उनको भड़का रहे थे, इसलिए बहुत जरूरी था कि उनकी धुलाई होना। खैर आम नागरिक की नहीं की, याद रखना, जो उग्रवादी थे उनकी 1984 में उसको अंजाम दिया। और जो इनके बॉडीगार्ड बने थे वह भी था एक पंजाब के था। उनको लगा कि इन्होंने हमारे कुल के, हमारे पंजाब के लोगों के साथ गलत किया प्रधानमंत्री जी। ये देखते हुए प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा तो बढ़ा दी गई थी, लेकिन ये पता नहीं था कि सुरक्षा गार्ड ही ये करने वाला है। ऐसे में एक सुरक्षा गार्ड ने, जो उनकी सिक्योरिटी करने वाला है, वही व्यक्ति उनको मारने वाला है, ये किस अगर पता है हो तो उसको बदल दिया जाए, लेकिन ये पता नहीं चला। और 31 अक्टूबर 1984 को उनके 2 सुरक्षा कर्मियों ने उनकी हत्या कर दी और यहीं से समाप्त होती है इनकी विरासत। इंदिरा गांधी जी का शासनकाल यहीं से डी एंड होता है। तो शुरुआत हो रही है 1966 में और एंड हो रहा है 1984 में। शासनकाल भले इतना दिख रहा है आपको, लेकिन वाकई में गजब का तोड़ था इनका। चलिए विरासत की बात कर लेते हैं। इंदिरा गांधी को एक निडर, दृढ़ और निर्णायक नेता के रूप में याद किया जाता है। उनकी नीतियों ने भारत की विदेश नीति, कृषि व्यवस्था, सामाजिक कल्याण और राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में बड़ी बदलाव के साथ आगे बढ़ी। प्रशंसा और आलोचना दोनों की दूरी होने के बावजूद आज भी भारत की सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिनी जाती हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, ऑपरेशन सिंदूर से पहले ऐसा लग रहा था कि इंदिरा गांधी जी के बाद कठोर निर्णय लेने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से निर्णय लिए गए उस लहजा से लग रहा है कि ना, जब उस समय हमारे पास कुछ नहीं था तब अमेरिका की धमकी भारत ने नहीं सुनी। उन्होंने सोच लिया कि लगाएगा ना प्रतिबंध, और क्या कर लेगा तू, इससे ज्यादा और क्या करेगा, प्रतिबंध तो लगाएगा ना, ठीक है देखा जाएगा, लेकिन अब नहीं रुकेंगे, बहुत सहन हो गया, सिर से पानी बाहर निकल रहा है भैया, इसको कहीं तो निकालना पड़ेगा ना, तो निकाल दिया था, बहुत जरूरी था। यूपीएससी की दृष्टि से देखें तो प्रिय दर्शनी, इनको नाम किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ, 1974 में। मुबारक हो, बुद्ध जी मुस्कुरा रहे हैं, यह संदेश दे दिया गया। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई और उनकी सेना को भारत के कदमों के सामने, भारतीय सेना के कदमों के सामने सरेंडर करने को मजबूर किया। ये विश्व की सबसे बड़ी सेना का सरेंडर है अभी तक का। अभी तक की बात कर रहा हूं मैं, आज तक ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक इतना बड़ा आज तक किसी भी देश की सेना ने सरेंडर नहीं किया है। ये रिकॉर्ड भारत के पास है और ये हुआ था इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण बड़े स्तर पर हुआ और मेंस के अकॉर्डिंग देखें अगर यूपीएससी में कि कहां से प्रश्न आएंगे, तो इंदिरा गांधी जी की आर्थिक नीतियों ने भारत की विकास नीति और इसकी आज प्रासंगिकता, जो आज हम आत्मनिर्भर हो पाए, आज की विदेश नीतियां किस ओर चल रही है, उन सभी के बाद जोड़ करके प्रश्न आ सकता है। 1971 के युद्ध में भारत का नेतृत्व क्या था, यहां से प्रश्न पूछते ही बांग्लादेश। और अभी हाल ही में आपको पता ही है, क्योंकि 54 वर्ष के बाद, 54 ईयर्स के बाद पाकिस्तान के उच्च सेना प्रमुख, जो सेना के प्रमुख स्तर के नेता, जो अधिकारी गण हैं, वे पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, कुछ उनके सैनिक भी वहां पहुंच रहे हैं, तो ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ऐसे में इंदिरा गांधी जी का वो दिन भी याद तो किया जाएगा। यूपीएससी यहां से प्रश्न इस बार पूछेगी। चलिए ये था इनका, जिसको मैंने बड़े ही विस्तृत रूप से आपको बताने का प्रयास किया। हालांकि इनका शासनकाल, इनके ऊपर अगर डिस्कशन करने बैठे तो पूरी 4 से 5 घंटे की मैराथन भी छोटी पड़ जाए, लेकिन जो मेन क्रश है वो करवाने का प्रयास किया है। अगली खबर है, केंद्र सरकार ने युवा एआई फॉर ऑल का शुभारंभ किया। अब थोड़ा स्पीड से चलेंगे भाई। भारत सरकार ने 18 नवंबर 2025 को युवा एआई की बात हो रही है कि युवा एआई जो है उनके लिए प्रोग्राम चलाया है। कौन कौन सा है भाई ये प्रोग्राम, देखते हैं। ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया भारत सरकार के द्वारा और इसमें कहा गया कि इसे इलेक्ट्रॉनिक और जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हमारा, वह इसको देखेगा और यह जो चलाएगा उस मिशन का नाम दिया इंडिया एआई मिशन जो है
उसी का एक भाग के रूप में इसको चला गया, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि इंडिया जो है एआई में अग्रणी राज्यों में हो। ऐसे में अगर भारत में रहने वाली युवा आबादी एआई का यूज करना नहीं जानेगी, एआई में अपना रोजगार नहीं तलाश कर पाएगी, उसके बारे में कौशल विकसित नहीं कर पाएगी, स्किल्ड नहीं रहेंगे, तो ऐसे में वे कैसे आगे चलकर भारत को, जो कि हमारा सपना है @2047 विकसित भारत, डेवलप्ड कंट्री, कैसे कर पाएंगे। उसको करने के लिए हमें नई नई प्रौद्योगिकियों, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना होगा, और वो है आज की टेक्नोलॉजी एआई। लक्ष्य है 1 करोड़ भारतीय नागरिकों को बुनियादी यानी कि जो आवश्यक है, बेसिक जो जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग एआई कौशल प्रदान किया जाए। यह भारत का पहला ऐसा राष्ट्रीय स्तर का एआई साक्षरता कार्यक्रम है जो सभी आयु वर्ग के लिए उपलब्ध है। पहला उद्देश्य देखिए जनाब, पहल का उद्देश्य क्या रहेगा, यूपीएससी के दृष्टिकोण से एआई जो है उसकी लिटरेसी रेट, जिसे हम साक्षरता कहते हैं, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा एआई के दृष्टिकोण से। ध्यान दीजिएगा, अभी इसके अंदर वो बात नहीं आएगी, लेकिन एक प्रोग्राम और भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय चला रहा है, उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। अभी वो आने वाला है प्रोग्राम, बहुत जल्द आप उसके बारे में मिलेंगे। अभी इसका रिसर्च ये चल रहा है कि भारतीय शिक्षा नीति जो है NEP 2020, उसमें एआई के बारे में हमने बात तो की है, लेकिन एआई को कैसे इंट्रोड्यूस करें, कौन कौन सी बुक में करें, साइंस में करें या कहां कहां करें, क्योंकि साइंस में अगर कर देंगे तो केवल साइंस संकाय को लेने वाले जो बच्चे हैं वही इसको पढ़ पाएंगे। ऐसे में एआई का यूज तो केवल वही बच्चा करेगा जो टेक्नोलॉजी को जान रहा है, यानी कि ऑलरेडी वो साइंस के चीजों को जानता है, तो वो तो ऑलरेडी कौशल लेके बैठा था, फिर उसके लिए हमने क्या अलग से किया, वो तो ऑलरेडी था ना, उसके पास था पहले से। इसका मतलब हमें तो वो बच्चा भी केंद्र में लाना है जो आर्ट्स बैकग्राउंड का है, कला संकाय का है, उसको भी ध्यान में रखना है। इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है अभी कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर ऐड करना है, कौन कौन से विषय जोड़ने हैं, हर एक विषय में एक एक अध्याय एआई का जोड़ना है, और उसे किस लहजे से पढ़ाना है, इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। मैं अंदर की बात इसलिए बता पा रहा हूं कि अभी एक शोध पत्र जिसको मैंने खुद ने उसको रीड करके पहुंचा है, क्योंकि उसमें भारत सरकार पास जब जाता है ना, तो उसका एक दो ऐसा रहता है कि उनकी रीडिंग करवानी होती है। तो जिस कॉलेज में हूँ वहाँ पर एक मैम है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि इसको देखना है, क्रॉस चेक करना है, तो उसको मैंने चेक किया है। उनका शोध पत्र था वो, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिसर्च करके दिया उन्होंने, और वाकई में मुझे लगता है कि अगर वो हुआ आगे तो मैं आपको उस समय बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि उनका प्राइवेसी है उसमें, ये ध्यान रखना होती है। तो कहना है मतलब ये है कि रिसर्च चल रहा है, बहुत जल्द आपको इसके ऊपर भी एक मिलेगा भारत सरकार का, हो सकता है 2 महीना 3 महीने बाद इसके बारे में जानकारी मिल पाएगी। चलिए बात करते हैं इस पहल का उद्देश्य में। तो भारत में एआई साक्षरता का विस्तार करना और जनता में डिजिटल क्षमता जो है उसको और बढ़ाना, डिजिटल अर्थव्यवस्था और भविष्य के रोजगार बाजार के लिए भारत की कार्य शक्ति को तैयार करना, क्योंकि विश्व के बहुत सारे देश बुजुर्ग अवस्था की तरफ जा रहे हैं, बुजुर्ग देश की श्रेणी में जा रहे हैं, और भारत अभी युवा देश की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में क्योंकि भारत की युवा आबादी ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ रोजगार की आवश्यकता भी पड़ेगी, और मान लो कोई कंपनी अगर यहाँ आती है तो यहाँ के युवा को रोजगार वो तभी देगी ना जब उनको स्किल होगी, उनके अंदर कोई ना कोई स्किल होगा कार्य करने का। एआई को व्यापक, सुरक्षित, जिम्मेदार और नैतिक तरीके से उपयोग करने को बढ़ावा देना। आज के समय में पता है एआई का मिसयूज भी किया जा रहा है। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, कोई फ्रेंड सर्कल है बहुत अच्छा, लेकिन उसके कोई और फ्रेंड में, मान लीजिए आपका दोस्त फिर उसका दोस्त है ना, उसको फ्रॉड काम करना है, फ्रॉड वर्क करना है कुछ भी, तो वो क्या करेगा, एआई के माध्यम से वो सारी चीजें कर पाएगा, बना लेगा, आपके बारे में A to Z जानकारी बनाएगा, और वो आपसे या जो आपका मित्र है क्लोजली उसके बारे में जानकारी निकाल करके उसकी साइट, उसके नाम से आपसे कुछ भी पेमेंट, कुछ भी वसूली कर सकता है, आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है, या फिर किसी भी चेहरे को ये बदनाम भी कर सकता है एआई, क्योंकि हर किसी का फेस ये बना करके किसी और के साथ इसका फेस जोड़ करके कुछ भी कर सकता है।
मेरा कहना है मतलब वो आप समझिए, मैं खुल के नहीं कह सकता हूँ क्योंकि पब्लिकली है, बट आप समझ रहे होंगे कीवर्ड्स कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो एआई का नैतिकता, मोरालिटी के साथ में यूज़ करना बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आप में से जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप एआई का यूज़ करना सीख रहे हैं ना, तो एथिकली रखिएगा, अनएथिकली यूज़ मत कीजिएगा। क्योंकि आप अपने हित के लिए किसी का अहित कर गए ना, तो प्रॉब्लम आपको नहीं, आपके जैसे के ही जो युवा हैं जिनको ज़रूरत है एआई की, उनके लिए लॉस का बिंदु हो जाएगा। भारत को एआई ड्राइवन इकोनॉमी की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, जिससे डिजिटल इंडिया 2.0 की मुख्य दिशा के रूप में कार्य करेगा। युवा एआई फॉर ऑल क्या है? एक 4.5 घंटे यानी कि 4 से लगभग 4 से 5.5 घंटे का स्वयं गति सेल्फ स्पीच ऑनलाइन कोर्स होगा। अच्छा, भाषा सरल, भारतीय उदाहरणों और केस स्टडी के माध्यम से होगी, पूरी तरह मुफ्त और उपलब्ध। फ्यूचर स्किल्स प्राइम, IGOT कर्मयोगी, तो ये वेबसाइट है भारत सरकार के, इंडियन गवर्नमेंट कर्मयोगी करके एक वेबसाइट है, वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जो एडटेक प्लेटफॉर्म है वे भी इसका देंगे। कोर्स पूरा करने पर भारत सरकार द्वारा मुफ्त में एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा और ये प्रमाण पत्र ही आगे चल करके रोजगार के लिए आवश्यक होगा। कोर्स के संरचना और मुख्य मॉडल, एआई क्या है, एआई कैसे काम करता है, इसकी बुनियादी अवधारणाएं क्या क्या हैं, शिक्षा, नौकरियों और क्रिएटिविटी पर एआई का प्रभाव कैसे पड़ रहा है, ये प्रश्न होंगे। जिम्मेदार, सुरक्षित और नैतिक एआई का उपयोग, भारतीय संदर्भ में एआई के प्रमुख उदाहरण और उपयोग, मतलब भारत में कौन कौन से एआई सॉफ्टवेयर हैं जो कंपनियां एआई को लेकर के कार्य कर रही हैं। वास्तविक जीवन में एआई टूल्स का क्या उपयोग है, क्या अनुप्रयोग होने वाला है हमारे जीवन में। भविष्य में एआई द्वारा उत्पन्न होने वाले रोजगार अवसर। देखिए, एआई बहुत सारे रोजगार खाएगा और खा भी गया है, खत्म भी कर दिया। इवन जैसे टाइप राइटर है फॉर एग्जाम्पल, उसका खत्म, वीडियो एडिटिंग वाला खत्म, बहुत सारे कुछ चीज़ों का काम इन्होंने एंड कर दिया। और बहुत सारे ऑफिस में जो कि कार्य करने के लिए हमें 8-8 घंटे के अलग अलग वर्कर रखने पड़ते थे, वहाँ एआई 24/7 यानी कि 24 घंटे सुविधा देने वाला खड़ा है, तो उनकी वर्कर की नौकरी भी ये समाप्त कर दिया। ऐसे में और एक और बात, जहाँ हम खतरनाक जगह है वहाँ पर आम इंसान को नहीं भेज सकते, पता है, वहाँ पर एआई से कार्य करवा ले जाने। तो ये सारे जहाँ जहाँ इस तरह का कार्य हो रहा है, तो हमारे लिए इस एआई को यूज़ करके भी हम कुछ नया रोजगार तो तलाश पाएंगे ना। जब इसके बारे में पता होगा तभी तो आप नए नए तरीके से खुद को रोजगार दिलवा पाएंगे। पहल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एआई साक्षरता अंतर कम करना। भारत में एक बड़ी आबादी है जिसको एआई के बारे में कोई जानकारी नहीं, अनभिज्ञ है। यह कार्यक्रम एआई जानने वाले और न जानने वाले लोगों के बीच की डिजिटल खाई को कम करता है। भारत को भविष्य के रोजगार के लिए तैयार करना। एआई अगले दशक में रोजगार का प्रमुख चालक है वो बनेगा। यानी कि हम चाहते हैं कि भारत जो है आगे चल करके एआई का अच्छे से यूज़ कर पाएँ और भारतीय इकोनॉमी को शिखर पर पहुंचा पाएँ। 1 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित कर भारत एक एआई रेडी वर्कफोर्स तैयार करना चाहता है। नैतिक और समावेशी एआई, रिस्पॉन्सिबल एआई, प्राइवेसी बेस जैसे मुद्दों पर जागरूकता अभियान चलाना जिससे लोग जागरूक होंगे। एआई का सुरक्षित और सामाजिक रूप से जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित करना। कौन जुड़ सकता है और कैसे? भारत का कोई भी नागरिक उम्र, पेशा या शैक्षणिक योग्यता मायने नहीं रखती। 100% मुफ्त, लचीला, स्वयं गति आधारित। प्रमाण पत्र को करियर यानी कि आप अपना जो भविष्य देख रहे हैं उसकी बात है, या अपना रिज्यूमे यानी कि आपका जो बायोडेटा है उसमें, और स्किल पोर्टफोलियो यानी कि जो आपके अंदर कौन कौन सी स्किल हैं, कौन कौन से कौशल हैं, उसके बारे में उपयोग किया जा सकेगा। सामग्री, जसप्रीत बिंद्रा जो है फाउंडर एआई एंड बियॉन्ड द्वारा इसको तैयार किया गया। स्कूल, कॉलेज और कंपनियां इंडिया एआई से साझेदारी कर अपने छात्रों, कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर सकती हैं। अब देखिए, यूपीएससी के दृष्टिकोण से मैंने आपको पहले कहा कि एनईपी 2020 में इसकी बात की गई है।
ऐसे में आपसे यहाँ पर भारत के शिक्षा नीति के साथ जोड़ करके पूछा जाएगा, साइंस एंड टेक में पूछा जाएगा इंडिया एआई मिशन। 100% ये आ रहा है इस बार, क्योंकि इंडिया एआई मिशन जो है ना, इसके तहत भारत सरकार ने बहुत सारी छोटी छोटी पहलें चला दी हैं। और जो यूपीएससी के अतिरिक्त यूजीसी नेट जेआरएफ देने जा रहे हैं ना मेरे साथियों, वे तो तैयार रहिएगा इस वाले मिशन के लिए। इंडिया एआई मिशन क्या है, और इसकी वजह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के साथ किस तरीके से जुड़ा हुआ है, यहां से आपको प्रश्न इस बार देखने को मिलना है। कौशल विकास और डिजिटल समावेशन और नवाचार को बढ़ावा देना, ये यूपीएससी के महत्वपूर्ण बनेंगे। भविष्य की अर्थव्यवस्था के रूप में भी एआई का यूज और नए स्टार्टअप्स, पब्लिक डीपीआई जिसे हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, उसको मजबूती मिलेगी। अगर बात कर लें सामाजिक न्याय के क्षेत्र में, तो वहां पर भी सभी वर्गों को एक साथ लाने का प्रयास है भारत सरकार का। तो जो खाई है ना, एक ऐसा परिवार जो एआई को जानता ही नहीं और एक ऐसा जो एआई का बहुत अच्छे से यूज करके कुछ भी कर रहा है, तो एक बड़ी सी खाई उत्पन्न हो जाए दोनों के बीच, उनको भरपाई करना, उसको समाप्त करना, उसको कम करना ग्रामीण युवा और महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी होगी। अगली खबर है, केंद्र सरकार ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध 2.0 पर राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किया। यह है आपका, यह भी साइंस से जुड़ा हुआ है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा बायोलॉजी वाले सेक्टर से, विशेषकर हमारा हेल्थ से जुड़ा हुआ है। तो यूपीएससी में यहाँ से प्रश्न तो बनते ही हैं। आप सभी जानते हैं एमआरएनए, इनके ऊपर प्रश्न आता है, डीएनए, आरएनए, इनसे प्रश्न पूछते ही है। जो लैंगिक समानता के ऊपर ही बात करता है, तो वहां पर भी इससे जोड़ लेता हो। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय एएमआर कार्य योजना 2.0 लॉन्च की है। इसकी अवधि है 2025 से 2029। नई दिल्ली से इसको प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य है भारत में बढ़ते एंटी माइक्रोबियल रेसिडेंट्स, यानी कि ऐसी टेबलेट्स जिनका आप सेवन कर रहे लगातार, लेकिन आपके शरीर में उसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। यानी कि मान लीजिए आपने फीवर की टेबलेट ली, पैरासीटामोल, लेकिन आपका फीवर उतर ही नहीं रहा है, बल्कि और फीवर बढ़ रहा है लगातार, तो वो पैरासीटामोल जो आपने लिए ना, उसका एंटीबायोटिक कार्य नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका म्यूटेंट वायरस हमारे शरीर में विराजमान है। कैसे? जो हम एंटीबायोटिक लेके जा रहे हैं, वैसा ही जिसने हमें बीमार किया, जिस वायरस ने, उसी फॉर्मेट के साथ वो भी हमारे शरीर में विराजमान है। तो ऐसे में वो कैसे इसको खत्म करेगा? क्योंकि खत्म कब कर पाते हैं? जब आपसी जो हमारे शरीर में कोई वायरस रखा हुआ है, जो कोई जीव रखा है, अगर उसको बाहरी वाले को रखना है, तो वो जीन तभी लड़के बाहर निकाल पाएगा जब उसका विपरीत वाला हो। जब एक जैसे समानता वाला होगा तो उसको पहचान नहीं सकेगा, और नहीं पहचान पाएगा तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, जिससे हम कहते हैं इम्यूनिटी, वो लगातार कमजोर होती चली जाएगी। और यह हमारे देश में निरंतर यह संख्या है, ऐसी लोग जैसे लोग हैं जिनको टेबलेट्स जो है इफेक्ट नहीं कर पा रही है, जिनको सही नहीं कर पा रही है, उनकी संख्या बढ़ रही है। उनके लिए एक प्रोग्राम, एक कार्य योजना प्रारंभ की है, जिसे एएमआर से नाम से सुशोभित किया गया है। संकट से निपटने के लिए इसको राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया है। एएमआर क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? एंटी माइक्रोबियल रेसिडेंट्स तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और परजीवी दवाओं के प्रति प्रतिरोधी बन जाते हैं। मैंने कहा ना आपको, जो आप दवा के माध्यम से अपने शरीर में एंटीबायोटिक के रूप में भेज रहे हैं, जिन जीवाणु को भेज रहे हैं, वैसा ही बैक्टीरिया, वैसा ही वायरस हमारे शरीर में पहले ही मौजूद है। और जब वैसा ही होगा तो वो लड़ ही नहीं पाएगा, और लड़ नहीं पाएगा तो उसको मार नहीं सकेगा, तो आप ठीक हो ही नहीं पाएंगे। इससे संक्रमणों का इलाज कठिन हो जाता है। यह वैश्विक स्तर पर साइलेंट पेंडेमिक के रूप में उभर रहा है। यह ऐसी बीमारी के रूप में जन्म लेता चला जा रहा है जो पूरी तरीके से साइलेंट है, किसी को सुनाई तक नहीं देगा। अरे आप अपने मोबाइल को साइलेंट करते हैं ना, ताकि मान लीजिए आपके अपने दोस्त आपको नाइट में फ़ोन लगाता है, तो आपने मोबाइल को साइलेंट कर रखा है ताकि आपके
माताजी पिताजी को पता ना चले। वही वाली बात है, ये वैसी ही बीमारी है कि आपको साइलेंटली बीमार करेगी और पता ही नहीं चलने देगी, निपटा जाएगी। ऐसी महामारी के रूप में उभर रही है। महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे सर्जरी है, कैंसर उपचार है, इंटेंसिव केयर है। भारत में एंटीबायोटिक का अत्यधिक गलत और अनियमित उपयोग इसे और बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि देखिए हमारे भारत में ना झोले छाप डॉक्टर बहुत मिल जाएंगे, एक। दूसरा, हमारे भारत में जितने मेडिकल वाले हैं वे सब डॉक्टर, क्योंकि हम कोई भी आम इंसान, इवन मैं भी अगर बात करूँ, मेरी भी अगर मुझे छोटी मोटी कोई बीमारी होगी तो मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा, डॉक्टर से परामर्श नहीं करूँगा, मैं सीधा जाऊँगा मेडिकल पे, मैं कहूँगा मुझे टेबलेट दे दीजिए, पैरासीटामोल दे दीजिए, मुझे बुखार आ रहा है, काम हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? पैरासीटामोल लेके काम चलेगा, जबकि पैरासीटामोल नहीं लेना चाहिए, हम वही करते हैं। तो ये वाली बात हो रही है कि हम गलत या अनियमित रूप से उसका उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण हम इस बीमारी को और बढ़ावा दे पा रहे हैं। AMR 2.0 जिसका जो टारगेट है वह 2025 से 29 नया क्या है? पिछली कार्य योजना में जो क्रियान्वयन अंतर रहा है उन्हें दूर करना है। विभिन्न क्षेत्रों में की जवाबदेही को और बढ़ाई गई है। स्वास्थ्य, पशु मानव स्वास्थ्य की बात हो रही है, पशु के स्वास्थ्य की बात हो रही है, पर्यावरण के बीच वन हेल्थ अप्रोच के अनुसार कार्य करने के लिए और मजबूती से समन्वय बनाया गया है, संतुलन बनाया गया है। निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी लाई गई है। अब यहाँ पर भारत सरकार तो काम कर रही है, लेकिन जो निजी क्षेत्र, जो हॉस्पिटल है प्राइवेट, वह भी सेक्टर में कार्य करेंगे। अस्पताल, फार्मास्यूटिकल कंपनियां, ये सब यहाँ पर कार्य कर रही हैं। डायग्नोस्टिक सेक्टर वाले, मतलब जितने भी प्राइवेट सेक्टर है जो हेल्थ के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनको भी इनके साथ जोड़ा है। हर स्तर पर एंटीबायोटिक के उचित, सुरक्षित और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है। योजना का वैश्विक संदर्भ, यह रणनीति WHO के ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन AMR के अनुसार है। अब सोचिए आप, ये भारत सरकार के द्वारा जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, यह वैश्विक स्तर पर WHO चला रहा है। वन हेल्थ जो अप्रोच, इसकी बात हो रही है, मतलब हम चाहते हैं कि सभी को एक जैसी हेल्थ मिले। मानव, पशु, पर्यावरण को एक ही स्वास्थ्य प्रणाली के साथ देखना, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, या हमारे यहाँ पर एनवायरनमेंट का माहौल। तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता क्यों? क्योंकि दवा प्रतिरोधी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अगर ये ज़्यादा फैल गया तो ये महामारी इस तरीके का रूप धारण कर लेगी। आप सभी ने कोविड-19 को देखा है, वह भी कहीं नहीं लगेगा, उससे कई गुना मिलेगा। उपचार की अवधि और जटिलता बढ़ती हैं। अस्पताल में भर्ती रहने का समय बढ़ता चला जाता है। मृत्यु दर और स्वास्थ्य खर्च दोनों बढ़ते हैं। भारत में OTC, बिना खर्च वाली पर्ची, एंटीबायोटिक्स जो हम लेते हैं उनकी बात हो रही है, उपयोग बहुत सामान्य, जो कि AMR के लिए सबसे बड़ा जोखिम बन गया है। बिना पर्ची के भी टेबलेट लेते हैं हम मेडिकल से, उसकी बात हो रही है। सरकार का बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण, निगरानी करना मजबूती सबसे पहले तो, कि भैया उन ट्रेंड की पहचान करेंगे जिनकी वजह से बीमारी फैल रही है, दवाओं के उपयोग को रोकेंगे, एंटीबायोटिक्स बिक्री और वितरण पर नियमन करेंगे। ये कैसे करोगे? हर दूसरा मेडिकल वाला कार्य करता है। गलत पर्चे को रोकने हेतु कड़े प्रोटोकॉल करेंगे। अरे भैया जी, ये जो नियम बनने जा रहा है ना, ये फेल होने वाला। विकल्प नंबर B, ये इसका क्रियान्वयन फिर से नहीं होगा, पहले भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हो पाएगा। ये तय है। क्यों? क्योंकि आप कितने रेगुलेट कर दीजिए, मेडिकल वालों को चाहिए पैसे और सामने वालों को चाहिए तुरंत सॉल्यूशन, क्योंकि उसको भी कम पैसे में काम होना चाहिए। डॉक्टर को जाके वो 500 रुपये फीस नहीं देगा, केवल इस बात की दवाई को लेना, ये नहीं लेना, इसके लिए पैसे जाके कोई भी नहीं देगा। इस चक्कर में वो तुरंत लेके निकल जाएगा, 50 रुपये की टेबलेट लेगा और ठीक होने के प्रयास करेगा। पेशेवर प्रशिक्षण की दृष्टि से अगर देखें तो यहाँ पर डॉक्टरों, नर्सों और फार्मासिस्टों के प्रशिक्षण, उनको विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जाएगी। एंटीबायोटिक के जो कार्यक्रम है उनके लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, कैसे यूज करना, कैसे नहीं। स्टेप जन जागरूकता, लोगों को जागरूक करेंगे, आम जनता को, ताकि एंटीबायोटिक लेना कितना सही है और कितना गलत है, कब लेना और कब नहीं लेना, इसकी जानकारी देंगे। स्वयं खुद से कोई मेडिकल की दवा नहीं लेना है, खुद से कोई निर्णय नहीं लेना है, बल्कि डॉक्टर की परामर्श से लेना है। अस्पतालों में संक्रमण की बात करता है, IPC इन्फेक्शन की बात हो रही कि हमारे शरीर में अगर कोई इन्फेक्शन फैल जाता है तो उससे हमें रोकना है, उससे कंट्रोल पाना है, उससे निजात पाना है, ठीक है ना।
पहले ही कर लेना है, पहले से हमें कोई टीका कार्यक्रम वगैरह चलाएंगे, ढांचे को मजबूत करेंगे, यानी कोई टीका कार्यक्रम चलाएंगे ताकि उसकी वजह से लोगों में ऐसा बीमारी फैले ना। अस्पताल संबंधी संक्रमणों को रोकने का प्रयास करेंगे, उनको भी कम करेंगे। पशुपालन और कृषि में जिम्मेदार दवा का उपयोग, क्योंकि आज के समय में हम क्या कर रहे हैं, खेती में बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग करते हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में पशु एंटीबायोटिक का अनावश्यक उपयोग रोकेंगे, जितना हो उतना ही करें। खाद्य श्रृंखला में दवा विरोध से बचाव करेंगे, जो प्रतिरोध है उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आज की दृष्टि में अगर आप देखें तो हमारी भारत की जितनी भी कृषि भूमि है उन वह सभी जहरीली हो चुकी है, वह मिट्टी तक जहरीली हो चुकी है। क्योंकि हमने पहले डाल रहे हैं हम नॉर्मली खाद, फिर डालते हैं हम दवाई, पौधा अच्छा विकसित हो इसलिए, फिर इसके बाद में पौधे के साथ में अनवांटेड पौधे यानी उग जाते हैं, जिसको हम एडा कहते हैं या चारा कहते हैं, उसको घास जिसको कह रहे हैं, उसको खत्म करने के लिए दवाई डालते हैं। फिर उसके बाद में जब वो बड़े हो गए तो कुछ ऐसे जानवर जो कि उस पौधे को नष्ट कर रहे हैं तो उसके लिए दवाई डालते हैं, जिसको इल्ली भी कहा जाता है, उसको समाप्त करने के लिए भी हम दवाई डाल रहे हैं। ऐसे में उस पौधे की आने तक लगातार उस पर रसायन यानी कि हम केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं। अब वही केमिकल हम भी तो खाएंगे फिर, तो वो हमें भी तो बीमार करेगा ना, हमारे शरीर में भी तो कुछ न कुछ मारेगा। और किसको मारेगा, जो अलग की तरीके का व्यक्ति दिखाई देगा। और जब अलग तरीका कौन होगा, जो हमारे एंटीबायोटिक होगी, वो जो हमारी रक्षा करने वाली है उसी को मारेगी। ऐसे में हमारी एंटीबायोटिक क्षमता जो है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह कम होती चली जाएगी। ये इफेक्ट इसका भी रहता है। प्रमुख बिंदु देखिए, यूपीएससी के दृष्टिकोण से एएमआर भारत के लिए स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक तीनों दृष्टियों से बड़ा खतरा है। भारत विश्व का सबसे अधिक एंटीबायोटिक उपभोग करने वाला देश बन चुका है। ऐसे में और चिंतनीय है, वैसे आबादी भी सबसे ज़्यादा है तो ये तो होना ही था। AMR 2.0 वन हेल्थ अप्रोच को व्यवहारिक स्तर पर लागू करने की दिशा में एक अहम कदम है, लेकिन इसको व्यवहारिक स्तर पर लागू करना बहुत कठिन है। जरा ध्यान से सुनिए, वर्ष 2015 को याद कीजिए, SDG गोल नंबर 3 जिसमें कहा गया गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य कहाँ से पाओगे, उसके लिए भी यह प्रोग्राम जुड़ा हुआ है, क्योंकि 2030 तक अचीव करना है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा प्रोग्राम ये चलाया जाना भी बहुत जरूरी था। अब और फास्ट करेंगे। अब है वेणु श्रीनिवासन ने CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार जीता। TVS मोटर कंपनी के चेयरमैन एमेरिटस वेणु श्रीनिवासन को CII क्वालिटी रत्न पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। पुरस्कार तिथि 18 नवंबर 2025, स्थान 33वां CII एक्सीलेंस समिट हुई, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में इसका आयोजन हुआ। पुरस्कार उनके गुणवत्ता, प्रमुख नेतृत्व और भारतीय विनिर्माण को वैश्विक स्तर पर पहुंच की दिशा जो है उसको दशकों की यात्रा का सम्मान देता है, उनकी मेहनत को सम्मान दे रहा है। CII एक्सीलेंस समिट 2025 का महत्व, ये इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी के रूप में इसका आयोजन किया गया और भारत की वैश्विक विनिर्माण हिस्सेदारी को 3% से बढ़ा करके 25% तक पहुंचा है। लक्ष्य है 10 करोड़ नई नौकरियां सृजित करना। फोकस गुणवत्ता, नवाचार, विनिर्माण उत्कृष्टता। यह समिट भारत को शीर्ष 3 विनिर्माण शक्तियों में शामिल करने के लिए रणनीतिक दिशा प्रदान करती है या करता है। रेणु श्रीनिवासन गुणवत्ता नेतृत्व में योगदान, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM के अग्रदूत, TVS मोटर में TQM की शुरुआत कर भारत की गुणवत्ता संस्कृति को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका। 2002 TVS मोटर बन गई जापान के बाहर जो डेमिंग पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय दोपहिया कंपनी बनी 2002 में। यह उपलब्धि भारतीय विनिर्माण में गुणवत्ता क्रांति का मील का पत्थर सी थी। अब थोड़ा फास्टली करेंगे, जो काम की चीज़ थी वो कर लिया डिटेल वाला मेंस के लिए, तो ये प्रीलिम्स की दृष्टि से। ग्राहक केंद्रीय गुणवत्ता प्रणाली, उन्होंने समिट में स्पष्ट किया है कि जो डिज़ाइन ग्राहक है उसकी आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए। जो भी डिज़ाइन किया है ग्राहक कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग। कर्मचारियों पर भरोसा किया
लंबे समय तक दीर्घकालिक सफलता की कुंजी के रूप में लिया। इसका प्रदर्शन ऐसे हुआ कि टेक्नोलॉजी और सामाजिक आकांक्षाएं नए उत्पादों का निर्माण कर पाई। हमें ग्राहकों की जरूरतों को गहराई से समझने में आसानी हो पाई, और जैसे समझ गए हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग कार्य कर पाएंगे। क्वालिटी रत्न पुरस्कार का महत्व। राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता उत्कृष्टता जो पुरस्कार मिल रहा है, यह भारत के उद्योग जगत का सबसे बड़ा सम्मान है। उन नेताओं को दिया जाता है जिन्होंने गुणवत्ता में उत्कृष्टता हासिल कर ली हो, संचालन में और साथ ही राष्ट्रीय औद्योगिक नीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला हो, जैसे क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिया हो। भारत की विनिर्माण रणनीति को गति देना। यह पुरस्कार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों की दिशा में गुणवत्ता नेतृत्व के महत्व को दर्शाती है। गुणवत्ता आधारित विनिर्माण मॉडल भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में सहायक हैं। भारत के लिए रणनीतिक महत्व क्या है? अगर देखा जाए तो भारत के विनिर्माण क्षेत्र की जो नेतृत्व यानी कि लीडरशिप जो कर रहे हैं, उसको और बढ़ावा मिलेगा वैश्विक स्तर पर। टीवीएस जैसा मॉडल भारत को और आगे बढ़ाएगा। भारत में क्रिएटर जो है नए नए वो आएंगे और भारत में वर्ल्ड क्लास वैश्विक स्तर के जो प्रोडक्ट हैं वो बन पाएंगे। ऐसे में उनके असेंबलिंग भी यहाँ पर हो पाएगी, यहाँ पर उनको जोड़ा पाएगा, बनने की ओर आगे जाएंगे। गुणवत्ता नेतृत्व नवाचार भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जोड़ पाएगा और ऊंचाइयां मिलेगी, रोजगार का सृजन भी होगा। भारत के 10 करोड़ नौकरियों के लक्ष्य में गुणवत्ता उन्मुख उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर भारत में बात की जाए तो TQM जो TVS है उसका महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण और कर्मचारी प्रथम नीति उद्योगों में स्थानीय रोजगारों को और बढ़ावा देने का है। नवाचार और तकनीकी जो डिजाइन है, श्रीनिवासन की सोच ग्राहक केंद्रित डिजिटल और तकनीकी डिजाइन भारत के भविष्य के विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। अगर यूपीएससी में बात करें तो ये CII क्वालिटी पुरस्कार क्या है, रत्न उद्योग जगत में सबसे बड़ा है, तो इसके बारे में फिर 2002 में जापान के बाहर अगर कोई गाड़ी बन पाई तो उसके बारे में पुरस्कार की बात। भारत के अभी जो विनिर्माण हिस्सेदारी है वर्तमान में 3 से बढ़कर के कितनी हुई है, 25 तक लेके जानी है। अभी 3 पर है, इसको 25 पर लेके जाना है, ये टारगेट है। चलिए अगली खबर है, भारत अमेरिका के बीच LPG समझौता 2026 से होगा लागू, जहां से हम करेंगे 10% का आयात। तो भारत ने पहली बार अमेरिका से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का आयात करने के लिए एक संरचित ऊर्जा समझौता किया है। आयात मात्र 2.2 MTPA, भारत के कुल LPG आयात का मात्र 10% हम लाएंगे। कार्यान्वयन वर्ष 2026 से लागू होगा। सौदा जो किया गया है यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूती और आपूर्ति करने वाले जो अलग अलग देश हैं भेजने वाले, उनमें विविधता लाना, उनमें डाइवर्सिटी करना, एक देश पर हम डिपेंड ना रहें। ऐसे भारत की LPG आवश्यकता। भारत में LPG मुख्यतः घरेलू रसोई ईंधन यानी कि घर का जो खाना बनता है ना, उसकी बात हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रयोग होती है। और भारत में उज्ज्वला योजना ने तो और ज़्यादा बढ़ावा दिया। पहलों के कारण उज्ज्वला योजना जैसी पहल के कारण दुनिया के सबसे बड़े LPG उपभोक्ता देशों में शामिल कर दिया भारत को। भारत अपनी कुल LPG मांग का 60% से अधिक आयात करता है। अब तक अधिकतर आपूर्ति सऊदी अरब, कतर, UAE, कुवैत जैसे पश्चिमी एशियाई देशों में वहाँ से हम लाते हैं, और हमारे देश में जो देश के अलग अलग कोनों में इसका पहुंचा करके घर घर तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी पहुंच में एक देश को और हम शामिल कर रहे हैं, वो है अब अमेरिका। यह निर्भरता जो है इसको थोड़ी कम करेंगे, क्योंकि क्षेत्रीय भू राजनीतिक जोखिमों के प्रति संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। अवधि वर्ष 2026 के लिए 1 वर्ष का अनुबंध, केवल 1 वर्ष के लिए कर रहे हैं अभी, फिर आगे देखेंगे कि कैसा क्या रखेंगे। यहाँ पर आयातक में जो भारतीय आयातक वो कौन कौन है, IOC है, BPCL है, HPCL, सार्वजनिक तेल की कंपनियां हैं। इसके बाद में अमेरिकी आपूर्तिकर्ता में जो वहाँ की कंपनियां हैं उनमें जो फिलिप्स हैं, फिलिप्स 66 केरवोन, ये भी वहाँ की कंपनी है। इसके बाद में आप देखेंगे टोटल जो एनर्जीज हैं, ये भी वहाँ की कंपनी है जो कि आपूर्तिकर्ता के रूप में यानी वहाँ से पहुँचाने का कार्य करेगी। स्रोत हैं US जो गल्फ
कोस्टल एरिया है, यूएस का गल्फ वाला जो एरिया है तटीय वाला, वहां से हम निकाल करके लाएंगे। मूल्य का निर्धारण डिपेंड करेंगे उस समय बेंचमार्क के मुताबिक अमेरिका में प्रचलित एलपीजी मूल्यांकन जो संकेतक है उसके अनुसार। यह समझौता क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा और विविधीकरण, भारत की मध्य पूर्व पर निर्भरता घटेगी, क्षेत्रीय जो तनाव है वह भी कम हो पाएगा, ऊर्जा सुरक्षा से विविध हो जाएगी, आपूर्ति में स्थिर मूल्य होगा, विश्वसनीय भागीदारी बढ़ेगी। इस मॉडल के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे। भारत अमेरिका का संबंध थोड़ा अच्छा हो पाएगा, क्योंकि अभी हमारे संबंध जो है ये ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप जी और मोदी जी के बीच में प्रेम हो गया था। कब? 14 में। लेकिन ट्रंप जी रिटर्न लौट के आए और फिर मोदी जी ने बात नहीं सुनी उनकी। कैसे नहीं सुनी? कि ऑपरेशन सिंदूर किया और उन्होंने कहा कि ट्रंप कह रहा है कि हमने रुकवाया और मोदी जी कह रहे हैं कि हमने खुद ने रोका। ऐसे में दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया था, तो वापस से पेचअप करने का प्रयास चल रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ है, मान लीजिए ऐसा कुछ कर लीजिए सपोज, क्योंकि अभी हमारे संबंध है ना वो अच्छे नहीं, अमेरिका को हमारे थोड़े मधुर नहीं होकर के थोड़े कठोर हो गए हैं, थोड़ा संघर्षशील जैसे दिख रहे हैं, तो उनको मधुर करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत अमेरिका व्यापार असंतुलन लंबे समय से चर्चा का मुद्दा रहा है। वैसे भारत से ना निर्यात बहुत होता है अमेरिका में, हम वहाँ से खरीदते बहुत कम, आयात बहुत कम करते हैं। ऐसे में जिस तरीके से हम चीन से आयात ज़्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं, वैसे ही अमेरिका भारत से आयात तो करता है लेकिन निर्यात नहीं करता। ऐसे में वो चाहता है कि हम वहाँ पर संतुलन बनाएं। ऊर्जा आयात बढ़ाकर इस असंतुलन को कम करने का कार्य कर रहा है, जिससे में वहाँ के लोगों का लगाव हमारे साथ रहे। बेहतर मूल्य विकल्प जो मोंट बेलव्यू जो बेंचमार्क है, ये वहाँ के जो अमेरिका की एक बेंचमार्क है वैल्यू निर्धारण करने का, ये मध्य पूर्व आधारित मूल्य निर्धारण का विकल्प देगा। इससे प्रतिस्पर्धी कीमतें, लचीले और सप्लाई अनुबंध की गुंजाइश और बढ़ेगी। प्रमुख चुनौतियां एलपीजी में अमेरिका में प्रोपेन की मात्रा अधिक है, जबकि भारत घरेलू उपभोग के लिए ब्यूटेन समृद्ध एलपीजी संपद करता है। यानी कि भारत में जो एलपीजी गैस है वह ब्यूटेन से की मात्रा ज़्यादा होती है उसके अंदर, जबकि अमेरिका की जो गैस मिल रही है एलपीजी वहाँ पर प्रोपेन ज़्यादा होती है। इसके लिए अतिरिक्त मिश्रण एवं भंडारण सुविधाएं आवश्यक होगी। जो हमारे पास स्टोरेज है इनका गैस का, वो दूसरे बनाने पड़ेंगे। अमेरिका से फ्रेट लागत मूल्य पूर्व की तुलना में ज़्यादा होती है। अनुबंध सिर्फ 1 वर्ष का है, दीर्घकालिक नहीं है। भविष्य का सौदा निर्भर कैसे करेंगे? कैसे हम, अगर भविष्य का नहीं 1 साल का है, तो हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो कैसे बनाएंगे 1 साल के लिए? क्यों इतना खर्च करेंगे? ये चैलेंजेस हैं। एलपीजी उपभोक्ता कीमतों में तत्काल कमी की संभावना कम है, क्योंकि सब्सिडी संरचना और वैश्विक मूल्य महत्वपूर्ण कारक जिम्मेदार होते हैं। व्यापारिक रणनीति आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता है, जिसकी वजह से भारत की आपूर्ति जो लचीलापन बढ़ेगा और इसकी वजह से एलएनजी और कच्चे तेल की जो तरह एलपीजी भी एक रणनीतिक साझेदार की नींव के रूप में कार्य करेगा। ऊर्जा साझेदारी के नए अवसर, ये मॉडल जो है भविष्य में दीर्घकालिक अनुबंध करवाएगा, लंबे समय के लिए MOU करवाएगा। और एलएनजी और पेट्रो जो केमिकल हैं उस जैसे फील्ड स्टॉक के साथ में हम इस सेक्टर में भी, जो गैस के सेक्टर में भी आगे बढ़ पाएंगे, ऊर्जा को भी ला पाएंगे। दोनों ही देशों के बीच अच्छे संबंध भी मजबूत होंगे। घरेलू ऊर्जा जो है उसको थोड़ा और समर्थन मिल जाएगा, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, उज्ज्वला योजना और आयात विविधीकरण से ग्रामीण ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। भारत पहली बार किसी देश के साथ ऐसा संरचित तरीके से एलपीजी आयात करेगा, वो है अमेरिका। आयात मात्रा 2.2 MTPA मूल्य संवर्धन जो कि वहाँ का बेंचमार्क है, उसके माध्यम से अमेरिका के भारत के कुल एलपीजी आयात का कितना हिस्सा लेगा, तो मात्र 10% लेने जा रहा है। और कंपनियां IOC, BPCL और HPCL, इन तीनों कंपनियों को जो कि सार्वजनिक हैं, भारत सरकारी कंपनियां, इनके बारे में याद होना चाहिए। अगले जो खबर है वह है हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए यूके को देश का साझेदार नामित किया गया है। तो अगली खबर है हमारी, वह है हॉर्नबिल महोत्सव 2025, जो कि अभी हाल ही में यूके को देश का पहला साझेदार के रूप में नामित किया गया है। जनाब एक बात ये भी सोचिए कि ये
जो हॉर्नबिल महोत्सव यानी कि फेस्टिवल है, ये भारत में महत्वपूर्ण है। कहाँ पर? भारत के नॉर्थ ईस्ट, जिन्हें हम 7 बहनों के नाम से जानते हैं, उनमें से उन 7 बहनों में से एक बहन है, उसका नाम है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में यह फेस्टिवल बहुत ही गर्मजोशी के साथ वहाँ के जो स्थानीय आदिवासी जनजाति हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। और इस महोत्सव को वैश्विक स्तर पर किसी ऐसे देश के साथ जो इसकी कभी हमने गुलामी की थी उसको पार्टनरशिप में ला रहे हैं, वो गर्व तो महसूस करवाते हैं। जो कभी हमारी संस्कृति को नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, आज वही हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, हमारी उस संस्कृति को महत्व दे रहे हैं, गर्व तो महसूस होगा ही। देखिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025, जिसका आयोजन 1 से लगा करके 10 दिसंबर 2025 के लिए होने जा रहा है। 1 से लगा करके 10 दिसंबर 2025 में होगा। कहाँ पर? यूके, यूनाइटेड किंगडम, जो कि यूरोपीय देश हैं, को आधिकारिक कंट्री पार्टनर घोषित किया गया है। आयोजन स्थल होगा, अब ये वहाँ से आएंगे, कहाँ पर आएंगे? भारत। वहाँ से कुछ नागरिक भी आएंगे, और वे क्यों आएंगे? क्योंकि भारत में आकर के उनको ये फेस्टिवल जो है इसका आयोजन करना है। अगर वो भारत आएंगे तो भारत में इसका आयोजन कहाँ पर होगा? जैसा कि मैंने अभी कहा कि नॉर्थ ईस्ट के 7 बहनों में से एक है कौन? नागालैंड, जिसे हम नागालैंड कहते हैं, उसकी राजधानी है कोहिमा। वहाँ पर इसका आयोजन होने जा रहा है। उस स्थान का नाम है किसामा हेरिटेज विलेज। इस स्थान पर इसका आयोजन होगा। तो यहाँ पर ये लोग आएंगे। इनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो पूर्व में भारतीय रहे हैं, लेकिन जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, एक तरीके से हमारे ऊपर वो शासन कर रहे थे, तो यहाँ से बहुत सारे भारतीय यूके में चले गए, वहाँ बस गए, वहाँ के स्थानीय नागरिक बन गए, वे भी इनमें रहेंगे। पहली बार जब किसी पश्चिमी देश को हॉर्नबिल फेस्टिवल का कंट्री पार्टनर बनाया गया, जिसमें भारत और यूके की सांस्कृतिक साझेदारी, जिसमें समझौता जो है नई दिल्ली में हस्ताक्षरित हुआ है। और हस्ताक्षरकर्ता में नागालैंड के जो सीएम है, कौन है भैया? अरे रियो। कौन रियो? नेफियो रियो। और ब्रिटिश काउंसिल इंडिया की कंट्री डायरेक्टर एलिसन बेरेट, इनके बीच में वार्तालाप हुई और उसके बाद में हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर कर दिए गए। उपस्थिति भारत में ब्रिटिश हाई कमिश्नर लिंडी कैमरन जी हैं, वो यहाँ पर रहेंगे। यह साझेदारी भारत और यूके के संबंधों को एक सॉफ्ट पावर के रूप में लोगों से लोगों का संपर्क और सांस्कृतिक कूटनीति के रूप में एक मजबूती मिलेगी। साझेदारी के अंतर्गत प्रमुख गतिविधियां ब्रिटिश काउंसिल और ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर कोलकाता फेस्टिवल के सांस्कृतिक कार्यक्रम क्यूरेट करेंगे। इसके बाद में यूके के एक प्रमुख कलाकार को फेस्टिवल में प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इस फेस्टिवल में यूके का रहने वाला जो कलाकार है, यानी कि जो गतिविधियां कर सके, फेस्टिवल यानी कि कोई प्रोग्राम है, महोत्सव है, तो उसमें भाग लेगा वो, तो वो भी कुछ एक्टिविटी करेगा। तो जो इसकी एक्टिविटी कर सके, ऐसे व्यक्ति को इसमें अवसर दिया जाएगा कि आप लोग भी यहाँ पर एक्टिविटी कर सकते हो। भारतीय और ब्रिटिश कलाकारों के बीच क्रॉस जो कल्चर है, संवाद को बढ़ावा दिया जाएगा। अब आपस में एक दूसरे का कल्चर को जानेंगे। जरा सोचिए, वे ब्रिटिश जो कभी हमारे ऊपर हमारे कल्चर को नीचा दिखा करके उनका कल्चर ऊपर दिखाते थे, वही आज क्या कहने जा रहे हैं? हम आपस में एक दूसरे के कल्चर को आदान प्रदान करेंगे। उनको ये पता चल गया, ये तो आभास हो गया अब कि भारत तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन इनका जो कल्चर, जिनको हमने कभी नीचा दिखाया था, वाकई में वो कल्चर अपनाने योग्य हैं। यह पहल भारत यूके के दोनों के बीच में एक व्यापक रूप से सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने का एक हिस्सा के रूप में कार्य करेगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस आधिकारिक ट्रेवल पार्टनर के रूप में आया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस को फेस्टिवल का आधिकारिक एयर पार्टनर यानी कि हवाई जहाज के माध्यम से जो भी आ रहे हैं ना, उनको अपने गंतव्य तक, मतलब जहाँ जाना, कहाँ पर? नागालैंड, कोहिमा जाना है, तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए कार्य करेगा। जिसमें ये विशेष विमान चलाएगा, उसका नाम है बियोंग का 737-8।
नंबर का जो विमान है उसकी प्रस्तुति होगी वो ये कार्य करेगा, जिसकी लिवरी तत्सुम कोटेप्सु, इनका नाम है आओ नागा नगा योद्धा जनजाति की शोल पर आधारित है। ये जो तसंगुक कोटसेपू है, इसका हिंदी में अर्थ होगा, ये नागालैंडी जो नागा की अपनी जनजाति भाषा है उसमें लिखा हुआ। इसका हिंदी अनुवाद में होगा आओ नगा योद्धा जनजाति की शोल। यह डिज़ाइन जो किया गया है एयरलाइन की जो टाल्स ऑफ इंडिया है, टाल्स ऑफ इंडिया, उसके माध्यम से उस पहल का एक हिस्सा है। यानी कि हम चाहते हैं कि भारत के जितने अलग अलग सांस्कृतिक कल्चर हैं वहाँ के जो शॉल हैं, यानी कि हम साल जिसको कहते हैं उसकी बात कर रहे हैं। हमारे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाने वाली अलग अलग किस्म की शॉल पाई जाती हैं। उनके लिए भारत सरकार ने एक पहल चला रखी है, उसका नाम है टाल्स ऑफ इंडिया। तो उसका एक हिस्सा ये भी रही है जो भारत के क्षेत्रीय कला विरासत को दर्शा रही है, पूर्व उत्तर का एक कला को दर्शाने का प्रयास कर रही है एक तरीके से। 22 नवंबर को यह विमान दीमापुर एयरपोर्ट पर सीएम नेफ्यू रियो को सौंपा जाएगा। एयरलाइन ने नागालैंड के लिए 20 नवंबर से 15% किराया की छूट की घोषणा भी कर दी है। मान लीजिए अगर 100 रुपये का टिकट बन रहा है तो इसमें 15% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 15% यानी कि 85 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, याद रखना। हालांकि ने 100 रुपये का टिकट नहीं होता है, मैंने आपको एग्जाम्पल लेकर के समझाया है। टिकट तो महंगा होगा, 3000, 4000, 5000 ऐसा, क्योंकि वहाँ ये फेस्टिवल अगर हो रहा तो वहाँ पर पर्यटन आना चाहिए, बढ़ना चाहिए भाई, वहाँ की अर्थव्यवस्था आगे उभरे। नागालैंड के लिए रणनीतिक महत्व, यहाँ पर सांस्कृतिक बढ़ावा मिलेगा। इसकी वजह से हार्नबिल महोत्सव में नागालैंड की सबसे बड़ा सांस्कृतिक ब्रांड है, ये उनके राज्य का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। और इसे वैश्विक स्तर पर, क्योंकि यूके जैसा पार्टनर आ रहा है, तो ये साफ हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस फेस्टिवल को और महत्व दिया जाएगा। स्थानीय कला और विरासत का वैश्विक प्रदर्शन, आओ नगा, अंगामी नगा, क्याम नगा जैसी जनजातियां जो हैं, ये सभी अलग अलग नगा जनजातियां हैं। उनमें आओ अंगामी और क्याम ये प्रमुख है। ये क्या करेंगी, ये जनजातियां यहाँ पर अपनी कला और परंपराओं को वैश्विक मंच तक पहुंचाने का जिम्मेदारी निभाएगी। सांस्कृतिक उद्योगों में आर्थिक अवसर बढ़ेंगे। अब जो ये प्रदर्शन करेंगे इनको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मजबूती भी मिलना प्रारंभ होगी। भारत यूके संबंधों में सॉफ्ट पावर में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से भारत और यूके दोनों के बीच में एक अच्छा संवाद हो पाएगा, अच्छी बात बनेगी। और ये जो महोत्सव है सांस्कृतिक पुल का कार्य करेगा। दोनों देशों के राजनयिक जो संबंध है वह सॉफ्ट पावर के रूप में अच्छे तरीके से कार्य कर पाएंगे। पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी और पर्यटन की क्षमता जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। और जैसा कि पूर्वोत्तर को लेकर के हमारे जो पड़ोसी हैं चीन, पाकिस्तान जैसे देश हमेशा कहते हैं कि भारत इनकी तरफ ध्यान नहीं देता है, इनको अलग देश बनाना चाहिए, भड़काता है। कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच में भारत किस तरीके से कनेक्टिविटी कर रहा है, कैसे जोड़ रहा है, वो प्रयास के अंतर्गत आ जाएगा। विशेष विमान चलाना, किराए में छूट देना, ताकि जो अन्य भारतीय क्षेत्र है, हमारा मुख्य भारतीय क्षेत्र, यहाँ के लोग भी वहाँ जा कर के पर्यटन का आकर्षण का केंद्र बन सके। ये राष्ट्रीय पर्यटन नीति और पूर्वोत्तर विकास रणनीति के अनुरूप उठाया गया कदम है। हॉर्नबिल महोत्सव जो है फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है, तो किसामा कोहिमा जो कि नागालैंड में है। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 में किसे कंट्री पार्टनर बनाया गया है, तो यूके को, यूनाइटेड किंगडम। तसुंग कोटेप्सु किस जनजाति से संबंधित डिजाइन है, तो यह आओ जो जनजाति है इससे संबंधित है। कौन सी एयरलाइन 2025 में फेस्टिवल की आधिकारिक ट्रेवल पार्टनर बनी है, एयर इंडिया एक्सप्रेस। आइए अगली खबर, गवर्नर्स अवार्ड 2025 जिसे टॉम क्रूज मानद ऑस्कर से सम्मानित किया जाता है। जो अभी हाल ही में हॉलीवुड के अभिनेता टॉम
क्रूज को 2025 के गवर्नर्स अवार्ड्स में मानद ऑस्कर प्रदान किया गया है। क्योंकि इनको दिया जा रहा तो इसका कोई स्थान होगा, कहीं जगह होगी, कहाँ दिया जा रहा ये भी महत्वपूर्ण है। तो स्थान है लॉस एंजल्स। कहाँ पर है? लॉस एंजल्स के भी रे डोल्बी बालरूम नामक स्थान है, एक शहर है लॉस एंजल्स का, वहाँ पर इनको दिया जाएगा। कारण है इन्होंने 40 वर्ष से अधिक अपना अभिनय यानी कि अपना जो कौशल है उसको वहाँ पर दिखाया। उन्होंने अपना रोल प्रेजेंट किया निर्माण में भी, सिनेमा के क्षेत्र में भी, और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते चले गए, उसको संरक्षित करते चले जा रहे थे। इस क्षेत्र में योगदान देने के कारण इनको यह पुरस्कार दिया गया। उनका पहला ऑस्कर सम्मान है। हालांकि वे कई बार नामांकित हो चुके हैं लेकिन उनको पुरस्कार नहीं मिल पाया था। गवर्नर्स अवार्ड्स जो है अकादमिक है, एकेडमिक क्षेत्र में दिया जाने वाला है, जहाँ पर ये एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स हैं और साइंटिस्ट, इनके जो कार्य करते हैं सेक्टर में, उनको दिया जाता है। ये गैर प्रतिस्पर्धी पुरस्कार है, नॉन कॉम्पिटिटिव जो पुरस्कार है, जिसमें जीवन भर के योगदान को काउंट किया जाएगा। फिल्म कला में नवाचार करने के लिए ये जो दृष्टिकोण है, ऐसे नेताओं को, अभिनेताओं को ये दिया जाता है। उद्योग के प्रति असाधारण सेवा। कैसे? इन अवार्ड्स का टीवी प्रसारण नहीं होता है, इन्हें केवल विशिष्ट बनाता है। ये पुरस्कार आमतौर पर मुख्य ऑस्कर समारोह से अलग आयोजित होते हैं, उनके साथ नहीं होता है। टॉम क्रूज के लिए मानद ऑस्कर का महत्व कैसे है? क्योंकि इन्होंने लंबे समय तक फिल्म सेक्टर में कार्य किया है, ब्लॉकबस्टर सिनेमा बनाए, स्टंट और थिएटर के अनुभव को प्रसिद्ध किया, यानी कि लोकप्रियता बनाई, आगे लेकर आए लोगों के बीच में। कई नामांकनों के बाद यह उनका पहला अकादमी सम्मान है, एकेडमिक। उन्होंने 2 मिनट की स्टैंडिंग ओवेशन मिली। उनकी वैश्विक रूप से अगर प्रभावशीलता अगर देखी जाए तो बहुत ही बड़ी है। यह सम्मान उनके करियर के लिए एक बड़ा प्रतीकात्मक चरण है और प्रेस्टीज सिनेमा में उनकी वापसी का संकेत है। देखिए, वैसे तो ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका ज़्यादा ध्यान रखना है कि कौन सा पुरस्कार है, किसको मिला है और किस स्थान पर मिला है और किस सेक्टर में दिया गया है, बस। लेकिन फिर भी इनकी कुछ पहचानी हुई है, उन बातों को जानते हैं। भाषण मुख्य बिंदु। फिल्मों को मेरी पहचान सिर्फ पेशा नहीं बताया है। उनकी पहचान है, सिर्फ पेशा नहीं बल्कि उनकी खुद की अपनी एक पहचान है। ये नए कलाकारों और रचनात्मक प्रतिभाओं को समर्थन देने की प्रतिबद्धता को दोहराया। ये कहना चाह रहे हैं कि जितने नए कलाकार फिल्म जगत में आना चाहते हैं, उन प्रतिभाओं को मैं समर्थन देता हूँ, मैं उनका सपोर्ट करता हूँ। थिएटर अनुभव को संरक्षित रखने का प्रयास किया है और मजाकिया ढंग से उम्मीद है आगे कम हड्डियाँ टूटेगी लेकिन स्टंट करना नहीं छोड़ूंगा, यानी कि बुढ़ापे में मेरी जो हड्डियाँ हैं वो थोड़ी कड़क हो जाएगी तो मैं उसको इधर उधर मरोड़ नहीं सकूंगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि उनको इसी लायक बनाए रखूँ। ये उनके भाषण थे जो उनके व्यक्तित्व को जुनूनत करते हैं और भी जुनून पैदा करते हैं हर व्यक्ति के अंदर, और उद्योग जगत के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है उसका वहन करते हैं। इनकी करियर की शुरुआत 1981 से होती है, जो जुलाई 1989 में इनका जन्म हो रहा है। वैसे तो टेप्स में इनकी शुरुआत मानी जाती है, लेकिन इनका जन्म जो हो रहा है तो बाद में है। फिर इनकी जो शादी हो रही है 1956 में 96, और जो इन्होंने इस मंगोलिया में आकर के इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया तो वह 1999 में, और मेवेरिक के रूप में अगर इन्होंने कुछ काम किया यानी कि टॉप गन के रूप में तो 2022 में आकर के यहीं से थोड़ा थोड़ा लोकप्रिय होने लगते हैं। और फाइनली में जो द फाइनल रिकॉन करके इन्होंने 2025 में एक मिशन प्रारंभ किया, उसमें इन्होंने अच्छी कार्य किया, अच्छी लोकप्रियता हासिल की। इसलिए इनकी
करियर की विविधताओं को देखते हुए, इनके सेक्टर में लोकप्रियता को देखते हुए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। अवार्ड प्रस्तुतकर्ता अलेक्जांद्रो गोजालेज इनारितु, ये विदेशी नाम है तो हमें पूरा नाम याद नहीं करना, एक शब्द पहचानना है, टर्म पहचानना है कि हाँ कौन है। तो अवार्ड को प्रेजेंट करने वाला पर्सन जो है वो है अलेजांद्रो, इतना याद हो जाएगा इजी। प्रसिद्ध निदेशक जो निर्देशक है इसमें इनारितु ने पुरस्कार प्रदान किया। दोनों 2026 में आने वाली एक फिल्म पर एक साथ काम भी कर रहे हैं। इनारितु ने कहा यह उनका पहला ऑस्कर है लेकिन आखिरी नहीं होगा, अभी तो शुरुआत है। कहते ना ये तो केवल ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है, वही वाली बात है। यह वक्तव्य क्रूज की भविष्य की कला योजनाओं की ओर संकेत कर रहा है। इससे सिनेमा जगत में सॉफ्ट पावर बनेगा, हॉलीवुड के वैश्विक सांस्कृतिक प्रभाव का एक बड़ा साधन है। ऐसे में सम्मान विश्व की सिनेमा की दिशा में और प्रभाव को रेखांकित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान प्रदान, कलाकारों के योगदान और फिल्म उद्योग में जो प्रासंगिकता है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। सांस्कृतिक कूटनीति और मजबूत होगी, फिल्म उद्योग में नवाचार होगा। टॉम क्रूज का फोकस हमेशा से सिनेमाई जो गुणवत्ता, स्टन इनोवेशन, मतलब लगातार बने रहेंगे हम। थिएटर के अनुभव, जो थिएटर में जो कार्य करते हैं उसके लिए अपना अनुभव लगातार जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करते रहना। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्पादन मानकों को प्रभावित करता है। ये अवार्ड जो है अपने आप में प्रोडक्शन डिज़ाइनर के रूप में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि विन थॉमस ने काम किया इसमें। डेबी एलन जो कि नृत्यांगना है, अभिनेत्री, कोरियोग्राफर, जो ये अवार्ड मिला है, और अन्य किन किन व्यक्तित्व को मिला है वो बात हो रही है। डोली पार्टनर परोपकारी कार्यों के लिए, और यह पुरस्कार जो विभिन्न कला विधाओं में वैश्विक योगदान का सम्मान करते हैं। चलिए, तो ये जो टॉम क्रूज को जो पुरस्कार मिला है ये एकेडमिक वाला, ये कब 2025 में, याद रखना। और टीवी पर इसका प्रसारण नहीं होता है, ये महत्वपूर्ण बात है। अगली खबर है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, और इसमें भारत की आईआईटी जो दिल्ली है इसका कौन सा स्थान है। क्यूएस रैंकिंग जो है यह पूरे विश्व में मानी जाने वाली रैंकिंग है, और इसमें यह भी माना जाता है कि इसके द्वारा जो रैंकिंग की जाती है यूनिवर्सिटियों को, उसमें समग्र विकास को ध्यान में रख करके उसका मूल्यांकन किया जाता है, फिर उसको अंक प्रदान किए जाते हैं और फिर रैंकिंग दी जाती है। 2026 में इसमें जो रैंकिंग आई है उसमें स्वीडन के लुंड विश्वविद्यालय को विश्व का सबसे टिकाऊ विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। तो कहाँ का है भैया, स्वीडन का है लुंड विश्वविद्यालय। जब लुंड विश्वविद्यालय शीर्ष पर पहुंचा पहली बार, वह वर्ष था 2024, और 2025 में शीर्ष पर फिर से बना हुआ है। अब शीर्ष स्थान यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के पास था, 2024 में टोरंटो के पास था, और अब किसके पास आ गया है, लुंड के पास। यानी कि 24 में लुंड विश्वविद्यालय जो स्वीडन की है उसके पास था, और जो टोरंटो विश्वविद्यालय है उसके पास 2025 में पहले नंबर पर वो थी। अब फिर से 2026 में, यानी कि 24 में भी थी और 26 में भी, कौन सी है, लुंड विश्वविद्यालय। लेकिन बीच में 2025 में आई थी वो थी टोरंटो, बीच में, मध्य में, ठीक है। 2025 संस्करण में 106 देशों के लगभग 2000 से अधिक विश्वविद्यालयों का जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका मूल्यांकन किया गया। 103 भारतीय विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में शामिल हुए, जिसमें 26 संस्थान पहली बार शामिल हुए। चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि शीर्ष टॉप 200 में एक भी भारतीय संस्थान इसमें नहीं है। जरा सोचिए, इसमें 2000 यूनिवर्सिटी शामिल हुई, उसमें से 103 भारत से हैं, 2000 में से, ठीक है। और 103 में जो भारतीय है, उन 103 में से ऐसी एक भी विश्वविद्यालय नहीं है भारत का जो टॉप 200, टॉप 200 में शामिल हो पाया हो। लेकिन देश के भीतर आईआईटी दिल्ली सर्वोच्च स्थान पर है।
आईआईटी दिल्ली की भी रैंकिंग में गिरावट हुई है। चलिए, आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग में गिरावट, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर की भी रैंकिंग में कमी दर्ज हुई। ये दिखाता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे यहाँ का जो शिक्षा प्रणाली है वह समग्र विकास की तरफ नहीं जा रहा है। लेकिन 15 आईआईटीज में से 6 संस्थानों ने अपनी रैंकिंग में सुधार भी किया है। 2023 की शुरुआत में क्यूआर ने यह रैंकिंग शुरू की है। विश्वविद्यालयों की पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन की क्षमता का आंकलन इसमें किया जाता है। विश्वविद्यालय इसमें यह भी चुनौतियों को देखता है कि जलवायु परिवर्तन कैसा है, असमानताओं के बारे में कैसी बातें हो रही है, पर्यावरण को लेकर के क्या हो रहा है, इन सभी को ध्यान में रख करके कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं विश्वविद्यालय। इन सभी को ध्यान में रख के मूल्यांकन करते हैं। और बिंदु क्या क्या है मूल्यांकन के? कार्बन फुटप्रिंट क्या है, हरित संचालन क्या है। अब कार्बन फुटप्रिंट का मतलब यह है कि हम कार्बन का जो उत्सर्जन कर रहे हैं वो उतना ही कर रहे हैं जितना हमारे लिए प्रकृति ने बनाया है, या उससे ज़्यादा कर रहे हैं। अगर उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा कर रहे हैं उसे कहा जा रहा फुटप्रिंट। वो ज़्यादा जो कर रहे हैं ना उसको। हरित संचालन, जलवायु कार्यवाही, समानता, शिक्षा तक पहुंच, सामुदायिक विकास। अगला है गवर्नेंस और जो एथिक्स यानी कि शासन और नैतिकता। इसमें पारदर्शिता है कि नहीं है, संस्थागत सस्टेनेबिलिटी यानी कि टिकाऊपन लक्ष्य है कि नहीं संस्था के, और नीतिगत रूप से आपकी जवाबदेही है या नहीं है। 2026 के शीर्ष यानी कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज पूरे विश्व की वो कौन कौन सी है? पहले पर है स्वीडन की लुंड विश्वविद्यालय, फिर कनाडा का जो टोरंटो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, ये दूसरे नंबर पर है। फिर है आपका लंदन का, यूके का यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, चौथे नंबर पर है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, ये भी यूके का है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया जो कि कनाडा में है। LSE लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूके में है। इंपीरियल कॉलेज लंदन में है। UNSW सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। मैकगिल विश्वविद्यालय कनाडा में है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, मैनचेस्टर कहाँ पर है भैया? यूके में ही मिलेगा। जरा देखिए साथियों, ये सारी यूनिवर्सिटी का नाम जो मैंने बोला कहीं भी इसमें एशिया की यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आया है। हम भारत को तो भूल ही जाएं। यूके और कनाडा की मजबूत स्थिति और वैश्विक सस्टेनेबिलिटी शोध और नीतियों में उनकी अग्रणता, जो अग्रणी बने हुए हैं, ये दर्शा रही है। भारत के लिए रणनीतिक महत्व क्या है? सस्टेनेबिलिटी, शिक्षा का सबसे बड़ा जो बढ़ता प्रभाव। साथियों एक बात याद रखना, हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु हुआ करता था तो कारण था हमारे यहाँ पर शिक्षा का केंद्र मजबूत होना। चाहे तक्षशिला हो या नालंदा हो या विक्रमशिला हो या ओदंतपुरी हो या गिरिराजपुरी का हो या आपका जो वल्लभी वाले हो, ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी उस समय, जिन्हें हम विहार के नाम से जानते थे, ये सभी टिकाऊ वाली थी। इनमें ऐसी शिक्षा दी जाती थी कि बच्चे का समग्र विकास होता था। लेकिन आज की शिक्षा प्रणाली है डिग्री आधारित, डिग्री मिल जाए, मूल्य कहीं भी जाए, कोई मतलब नहीं है कौशल डेवलप हो या ना हो। यही रीज़न है। 103 संस्थानों की उपस्थिति, हालांकि ने संख्या बढ़ी है, पहले कम थी अब संख्या बढ़ गई है, तो हालांकि उधर संख्या बढ़ाई है। उधर पहले कम लेते थे, अब उधर 2000 यूनिवर्सिटीज़ ले रहे हैं, तो है तो उधर भी। संस्थानों की उपस्थिति दर्शाती है कि भारत के विश्वविद्यालय ESG और SDG लक्ष्यों को अपनाने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, पर्यावरणीय और सामाजिक शोध को बढ़ावा दे रहे हैं, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के मुताबिक कार्य भी कर रहे हैं। रैंकिंग क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर रैंकिंग अच्छी होगी तो उस विश्वविद्यालय में सस्टेनेबिलिटी यानी कि उसमें टिकाऊपन, सततता बनी रहेगी, अच्छा संचालन होगा, तो हरित कैंपस की और तेजी से आगे बढ़ेंगे। और अगर ये दोनों कार्य अच्छे से होंगे तो विदेशों से छात्र यहाँ पढ़ने आएंगे और भारत से विदेश नहीं जाएंगे, भारतीय छात्र भारत में पढ़ेंगे।
ऐसे में हमारे यहाँ एक नई इकोनॉमिक कॉरिडोर पनपेगा, वो है छात्र आधारित, जो कि यहाँ पढ़ने आएगा। इसके चक्कर में बाहर से डॉलर आएगा, बाहर से पैसा आएगा, वहाँ के बच्चे यहाँ पैसे खर्च करेंगे। ये हमारे लिए एक नया इकोनॉमिकली कॉरिडोर उभर के आ सकता है। और जो हम यहाँ से भारत से बाहर भेज रहे हैं, इंडिया से बाहर जा रही है, उनको भी यहाँ रोक पाएंगे। छात्र विश्वविद्यालय चुनते समय अब केवल अकादमिक गुण नहीं बल्कि सस्टेनेबिलिटी अवसर को भी देखते हैं, यानी कि वहाँ पर कैसा लगातार टिकाऊ कौशल है या नहीं। सरकारों और विश्वविद्यालय के लिए यह नीतिगत मार्गदर्शक का काम करती हैं। रैंकिंग ESG लक्ष्यों को वैश्विक स्तर पर मानकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स किस वर्ष शुरू हुई? तो 2023 में। 2026 के शीर्ष स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा? तो लुंड विश्वविद्यालय। और रैंकिंग किन स्तंभों पर आधारित है? इन्वायरमेंट के आधार पर, सोशल यानी कि सामाजिक, और गवर्नेंस यानी कि शासन। 2026 में भारत के कितने संस्थान शामिल हैं? 103। कौन सा भारतीय संस्थान सर्वोच्च रैंक पर है? IIT दिल्ली। चलिए भाइयों, ये तो हुई हमारी साथियों खबरें पूरी डिटेल वाली। अब हम बात करेंगे वन लाइनर करंट अफेयर की, जो कि वनडे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी UPSC भी डायरेक्ट बना लेती है, स्टेट PSC तो बनाती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इंदिरा गांधी को कौन सा नाम दिया? प्रियदर्शनी। युवा AI फॉर ऑल किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? यह है इंडिया AI मिशन के तहत। राष्ट्रीय AMR कार्य योजना 2.0 किस अवधि के लिए बनाई गई है? तो यह 2025 से 2029 तक के लिए। वेणु श्रीनिवासन को CII क्वालिटी रत्न 2025 का पुरस्कार कहाँ प्रदान हुआ? अरे पश्चिम बंगाल की राजधानी वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में दिया गया है। भारत अमेरिका LPG समझौते के तहत आयात किए जाने वाली मात्रा मात्र 10% है, और 10% में इनकी संख्या कितनी है? 2.2 MTP। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए किस देश को आधिकारिक एंट्री के रूप में पार्टनर घोषित किया गया है? तो वह है UK यूनाइटेड किंगडम। हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज को किस पुरस्कार समारोह में मानद ऑस्कर प्रदान किया गया? तो गवर्नर्स अवार्ड्स। और अगला जो है खबर वह है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स 2026 में किस विश्वविद्यालय ने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो को विस्थापित यानी कि पीछे खिसकाते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है, शीर्ष स्थान पाया है? वह है लुंड यूनिवर्सिटी। यह है स्विट्जरलैंड में, स्वीडन में है ना, ध्यान रखना। चलिए कुछ और फैक्ट जानते हैं। इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती कब मनाई गई? तो 19 नवंबर 2025 को। इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी नाम किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। कब दिया था? शांति निकेतन में गई थी तब। केंद्र सरकार द्वारा युवा AI फॉर ऑल कार्यक्रम का लक्ष्य कितने भारतीयों को AI कौशल से सशक्त बनाना? तो 1 करोड़। सभी अभी से अप्लाई करना प्रारंभ करना इसके ऊपर। केंद्र सरकार ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए किस दृष्टिकोण को पर आधारित राष्ट्रीय AMR कार्य योजना 2.0 का शुभारंभ किया है? तो वन हेल्थ अप्रोच जो है प्रारंभ किया है। TVS मोटर कंपनी के किस चेयरमैन एमेरिटस ने CII क्वालिटी रत्न 2000 जो पुरस्कार 2025 है वह जीता है? तो वह है वेणु श्रीनिवासन, जो कि भारत के हैं TVS के चेयरमैन। भारत ने LPG आयात के लिए किस देश के साथ तो वो LPG के लिए अभी अमेरिका के साथ किया है 2026 तक के लिए, केवल 1 वर्ष के लिए। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए आधिकारिक कंट्री
आधिकारिक कंट्री यूके, यूनाइटेड किंगडम को बनाया गया है पश्चिमी में। टॉम क्रूज को गवर्नर्स अवार्ड 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पुरस्कार का नाम है मानद ऑस्कर। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स 2026 में विश्व का सबसे टिकाऊ विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो वह स्वीडन का लुंड विश्वविद्यालय है। भारत का टॉप में कौन सा है? तो भारत का है आईआईटी दिल्ली, लेकिन टॉप 200 से बाहर। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में भारत का सर्वोच्च जो बैठा है वो कौन सा है? आईआईटी दिल्ली। चलिए, ये रहा हमारी आज की संपूर्ण करंट अफेयर, जिसमें हमने जाना 21 नवंबर 2025 की संपूर्ण जानकारी विस्तृत रूप से की, एक एक फैक्ट को जाना, और जितनी भी खबरें थी आज इतनी महत्वपूर्ण खबरें थी कि हर एक खबर से ऐसा आभास हो रहा था कि यूपीएससी इस बार प्रश्न यहाँ से बनाएगी। तो आप में से जो भी जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस क्लास को देख लीजिएगा, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम यहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे। अब आप सभी से एक विनम्र अनुरोध है कि यदि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म नंदनी आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल पर पधारे हैं पहली बार, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, और जितने भी आपके साथीगण हैं उन सभी को जोड़ लीजिए, क्योंकि नंदनी आईएएस ने आगाज कर दिया है कि 2026 में मई माह में जो यूपीएससी एग्ज़ाम का आयोजन कराने जा रही हैं, उसमें बच्चे को जो यूपीएससी एस्पिरेंट भविष्य के आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं उनको करंट अफेयर के लिए कहीं भटकना ना पड़े। उसके लिए नंदनी आईएएस ने अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रारंभ कर रखा है, और इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही प्रारूप में प्राप्त होगी। चलिए, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आपसे विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।